कि गोकुल में अबीर की धूम मची, सब भेद भी मिटे नर नारी को, सब एक ही रंग में ऐसो रंगे, मुश्किल पहचान बिहारी को। भर माय के गोपिन सब भटकी, कैसो रंग लगे गिरिधारी को। और विश्वभानु कुमारी गई पहचान, व मोर मुकुट सिरधारी को। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि 12वीं करने के लिए मैंने 17 स्कूल बदले हैं। 17? हाँ, 17 स्कूल। नामवर जी, जो स्वर्गीय नामवर सिंह जी ने भी कहा कि तुम जो है, तुम्हारी जातिगत स्थिति जो है हिंदी के प्राध्यापक होने के लिए ठीक नहीं है। मतलब जब आपने ये अनाउंस किया कि आप एमए हिंदी करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे अपना तजुर्बा याद है, व्हेन आई अनाउंस दिस, एकदम पाला सा मार जाता है सबको कि मतलब उत्तर भारत का लड़का हिंदी में एमए कर रहा है, मतलब अब इसका कोई भविष्य नहीं है। अदरवाइज तो कास्ट को लेके किसी प्रकार का दम्भ भी रखना मूर्खता है। अकादमिक जगत में भी होता है इस तरह का। इंटरव्यू में कुछ ऊटपटांग सवाल भी पूछे जाते हैं। हाँ, बहुत। जैसे, कौन है रे तुम, काहे रे हमारा पीछा कर रहा है, विरोधी पार्टी का सब बेइज्जती कराता रहता है पदाधिकारियों के सामने। तो मैंने पूछा क्यों कर रहे हो, तो वो उसने जवाब दिया, सर गजबे कर रहे हैं, हमरे सगे जीजा जी हैं, कह रहे हैं कौन है रे तुम। पई बिणु को विज्जा आ रहा है, पई बुणो चंड हाथ कोई जज्जई हैं, ये कुडुक्कई गोरडी गयणु गुडुक्कई मेऊ वाशारती पवासु। तो वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पे चल रहा है। और वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पे इंडियंस कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई समबडी इज स्पीकिंग हिंदी। विश्वविद्यालयों की खुली हवा में जैसे ही हम भरपूर सांस लेना सीखते हैं, हमारा परिचय होता है पत्थरों, इमारतों, सिलेबस और उनको पढ़ाते कुछ मूर्धन्य या मूर्धन्य घोषित किए जा चुके गुरुओं से। और उससे भी ज़्यादा हमारा परिचय होता है ऐसे गुरु घंटाल सीनियर से जो हमारे कैंपस की दंत कथाओं का हिस्सा होते हैं, बल्कि नायक होते हैं। ऐसे ही एक नायक के साथ आज मैं मौजूद हूं। किताब वाला के इस नए एपिसोड में आपका भरपूर स्वागत है। इन हमारे कैंपस के नायक ने किताब लिख मारी है। इसका शीर्षक है गणासा गुरु की शपथ। लेखक का नाम कुंदन यादव। बौद्धिक जगत के मुहावरे में कहूं तो पंडित कुंदन यादव। अब ये पंडित क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसा हम लोग 20 साल से और ये मर्द लोग लगभग 40-45 साल से मानने को विवश है। और तमाम गुणीजनों ने भी इस पर अपनी साखी करके अपनी अपनी पत बचाई है। गणासा गुरु की शपथ बनारसी टोन में लिखी गई कहानियों का एक संग्रह है। इसमें पुलिसिया तंत्र, उसके इर्द गिर्द के तंत्र, पैरवी, भबका, धमकी, ये सारे गुण तत्व हैं। इसके अलावा भी कई किरदार हैं, जिसमें कोई BHU में पढ़ाने वाला है तो कोई सिलने वाला। शीर्षक भी बड़े कमाल के हैं। शीर्षक कैसे हैं? गणासा गुरु की शपथ अपने आप में एक आकर्षक शीर्षक है। इसके अलावा मजबूती का नाम महात्मा गांधी, ये हमारे हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, उनके एक मशहूर लेक्चर का भी यही टाइटल था। देशभक्ति में फिजियोथेरेपी, राजा काशी हव, दादी के दीनानाथ, अवरा गेटा और श्री, और इस तरह के कई कहानियाँ। और पहली कहानी कोतवाल राम लखन सिंह से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि उसके बाद आप धर नहीं पाएंगे नीचे, तो वैसा कुछ समा बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना माहौल बांध दिया है कुंदन यादव जी के लिए, करते क्या हैं? तो ये कहानियाँ लिखने से इतर भारतीय राजस्व सेवा IRS जो सर्विस है उसके ऑफिसर हैं। जो भी GST देने में गड़बड़ करता है उसकी ये घिची पकड़ लेते हैं। अभिधा में नहीं पकड़ते हैं, कलम के ज़रिए पकड़ते हैं। और इन सब से इतर लिखने पढ़ने के शौकीन हैं। ब्रज भाषा में सोरठे लिखते हैं। अपभ्रंश, जिसको जानने वाले अब सैकड़ों की संख्या में बचे हैं पूरे देश में, उसमें भी कविताएं रचते हैं। अमेरिका भी जा चुके हैं स्कॉलरशिप पर। वहाँ ऐसे बहुत ही ठेठ लहजे में कहें तो गोरों को हिंदी पढ़ाने गए थे उन्हीं के पैसे पे। और PhD समेत तमाम जो रिसर्च के इर्द गिर्द के विषय हैं उन पे भी। तो हम जब कुंदन यादव जी से बात करेंगे तो हिंदी का जो पूरा इकोसिस्टम है पढ़ने पढ़ाने का, इसमें जातिवाद, लिंगवाद,
भेदभाव किस तरह का है ये समझने की कोशिश करेंगे। क्यों हिंदी में चौचक रिसर्च नहीं होती है, क्यों एक ऐसा हिस्सा है जो अभी भी कुंठा के अंधेरे तले जी रहा है, इस पर बात करेंगे। हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों के बारे में किस तरह के स्टीरियोटाइप्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी भाषा से इतर, भाषा को बरत कर जिस दुनिया में हम जीते हैं उस पर भी बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना लंबा आपके सामने बोल लिए, अपनी सारी कृपणता प्रकट कर दी हमने। नहीं, अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि आप के साथ जो है मिलना जुलना बैठना हमेशा ही अच्छा ही रहा है शुरू से ही। और चाहे बात यूनिवर्सिटी के दिनों की हो, बीच में अपने अपने प्रोफेशन में हर आदमी व्यस्त है, लेकिन आपको मैं देखता सुनता रहता हूँ। और शायद पिछले 4-5 साल पहले मुझे माइग्रेन की शिकायत थी, तो डॉक्टर ने बोला आप मोबाइल से दूर रहें, और हमने अपने टीवी के तार वार कटवा दिए थे। तो अभी भी सिर्फ लल टॉप ही मैं देखता हूँ, उसके अलावा कुछ देखता नहीं हूँ। अभी आप जो बिहार की चर्चा कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, वो आपके थ्रू ही पता चला, ललन टॉप शो के जरिए। जी। तो भाषा और साहित्य में सबसे बड़ी चीज़ है सहजता, और सहजता की वजह से ही प्रेमचंद प्रेमचंद है, ललन टॉप है। क्या बात, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा ये बताइए, सही में आपकी साइकिल चोरी हुई थी जेएनयू के दिनों में? बहुत किस्से सुने हैं हमने, सत्य क्या है? एक्चुअली एक चोरी की साइकिल चुरा के मैं लाया था, वो भी चोरी हो गई। किस्सा इसी थोड़ा बात। विस्तार से बताएं। हॉस्टल में बहुत सी चीज़ें जैसे पड़ी रहती हैं, लगता है इसका कोई मालिक है या नहीं है। तो मैंने आते जाते 6 महीने में अनुभव कर लिया कि इस साइकिल का कोई वारिस नहीं है, तो मैं उसका वारिस बन जाता हूँ। तो मैंने उसको उठाया, कुछ पैसे खर्च किए, जाके उसको ठीक ठाक कराया, और 1.5 दिन चलाया था कि वो साइकिल गायब हो गई। अब कहाँ गई फिर नहीं मिली। फिर किसी तरीके से एक साइकिल जुटाई, वो मुझे मुनिका चौराहे पे किसी ऑटो वाले ने टक्कर मारा, तो पैर में चोट आ गई। मैं बैठा था साइकिल, कई लोग जो है हमदर्दी के लिए खड़े हुए, और जब भीड़ छटी फिर वो भी साइकिल गायब हो गई। तो 2-2 बार साइकिल गायब हो गई। फिर मैंने कहा कि अब जो है साइकिल किसी की कहीं से जो लावारिस साइकिलें हैं वो, फिर मैंने पुलिस में कंप्लेन की। तो पुलिस ने कहा कि ऐसा करो कि यहाँ जो पड़ी है इनमें से उठा ले जाओ। मैंने कहा जनाब वो अगर कोई पकड़ लेगा, क्या हम है ना, उसी में से कोई छांट के ले जाओ। हाँ। हमने कहा मेरी तो हरकुलिस थी। बोले रेंजर ले जाओ, ठीक रहेगी तुम्हारे हिसाब से। तो पुलिस वालों ने एक रेंजर पकड़ा दी कि विद्यार्थी है, कहाँ से खरीदेगा। तो फिर वो ले करके मैं आया, और मेरे नौकरी पाने तक वो साथ में रही, जो पुलिस ने दी थी। ऐतिहासिक साइकिल थी। तो पुलिस वालों को पता था क्या कि आपके पिताजी भी पुलिस वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं पता था, लेकिन वो जेएनयू, आप देखेंगे कि जो बसंत विहार थाना है ना, वो जेएनयू के छात्रों पे थोड़ा सा मेहरबान होता है। जैसे वो ऑटो वाले ने टक्कर मारी, फिर पुलिस बुलाई गई, तो पुलिस ने ये जान लिया कि ये बदमाशी नहीं करेगा। और अभी भी तक, कम से कम मेरे कैंपस छोड़ने तक, मुझे नहीं लगता कि जेएनयू का कोई स्टूडेंट किसी को थप्पड़ भी मारा हो या कहीं झगड़ा भी किया हो। हाँ। अब तो माहौल बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन उस समय तक ये पुलिस में इतना था कि पुलिस वाले, जैसे एक बार मुझे याद है 2 अक्टूबर 1999 की बात है, तब मैं एमए सेकेंड ईयर में था, फाइनल ईयर में। हम लोग उनका वीसी का घेराव कर रहे थे हॉस्टल के मुद्दे पे। तो पुलिस वाले सबको उठा के ले गए, तिलक बाग थाने में ले जाके बंद किया। और दिन भर हम लोग कुछ न कुछ, एक एक आदमी खड़े होकर स्पीच देता रहा। पुलिस वालों ने बिल्कुल उन छोले भटूरे भी खिलाए, चाय भी पिलाई, और शाम को हमारे प्रोफेसर आए, सबको मुचलका भर के फिर अपनी बस से पहुंचाया भी। ये नहीं कि जाओ भागो, ये बाकी सर 621 का टाइम तो ख़त्म हो गया, आप 7 बजे तक छोड़ देते। तो पुलिस ने इतनी, अब हम कैसे जाएंगे, ऑटो का पैसा नहीं है। तो बोले अच्छा कोई नहीं, तो अपनी पुलिस बस से छोड़ा भी। और मुझे लगता है कि कैदी को पकड़ के ले जाने वाली घटना तो आमतौर पे है, बट कैद करने के बाद पुलिस छोड़ रही हो, मेरी ज़िंदगी में ये पहली घटना थी। और अपने कुछ सीनियर थे ना वो, जो तिहाड़ जेल गए थे, जी और जी जी वो जी, क्या मामला था? वही घेराव कर लिया था, वीसी को निकलने नहीं दे रहे थे। और वीसी एक लिमिट के बाद उन्होंने थोड़ी नाराज़गी दिखाई। आशीष दत्ता साहब वीसी थे, और वो उन्होंने पुलिस बुला ली कि मुझे यहाँ से रेस्क्यू कराओ। तो लोगों ने अब लेट गए, तो कन्फ्रंटेशन के दौरान पुलिस उठा के ले गई। और अब पुलिस से तो कोई जेएनयू वाला लड़ेगा नहीं, जंगल में जाएंगे, शेर से क्या होगा, शेर मार के खा जाएगा। तो वहाँ कोई अब मारपीट जैसी कोई बात थी नहीं। जितने लोगों को पाए उठा के लेके चले गए। ले जाके कुछ लोगों को उन्होंने जैसे तिहाड़ तक भेज दिया। हालांकि सबकी जमानत हो गई थी कुछ दिन केस चलने के बाद। हम लोग जो है थोड़े छुट भैया टाइप के थे, जिनको पहले ही दिन रिहा कर दिया गया। छुट भैया।
हाँ। नारा वारा लगाने के लिए रखे गए थे। लेकिन जो सीनियर लोग थे जिनको बार बार पुलिस देखती थी तो उनको न्यूसेंस मेकर मानते हुए उनको पहले ले लिया। ऐसा भी कभी रहता होगा कि जो इलाके का डीसीपी वगैरह वो खुद जेएनयू का? हाँ, जेएनयू ताज हसन साहब थे ना, हाँ, तो वो खुद ही मतलब पता चला कि अपने ही लोग हैं, क्या है, बस चलो भाई आ जाओ। 84 बैच के, 86 बैच के हैं। और उनसे लोग मांग भी लेते थे कि भाई साहब कुछ सिगरेट पिलवा दीजिए, भैया कैसे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा रुके भिजवाता हूँ। फिर वो चले जाते थे तो कोई सिपाही चुपचाप लाके कि जिसको सिगरेट पीनी है पी ले। ये सब था कल्चर। और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप जैसे जेएनयू का बताने में ही बहुत रिस्पेक्ट मिल जाती थी। और वो परंपरा अभी भी चल रही है, नहीं चल रही है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अब तो मैं खुद ही जब आप अपने जीएसटी कमिश्नर्स के सर्कल में बताते हैं कि मैं जेएनयू से हूँ, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं, वो इतना तो मानते हैं कि पढ़ा लिखा बंदा होगा। और मैं जैसे पहले मुझे ये देखा जाता था कि ये हिंदी में काम करता है, तो एक हीनता बोध का तरीका, जैसे कहीं मीटिंग में मैं हिंदी में बोलता था तो उसको लेकर करके मुझे कई बार शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। लेकिन जब मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू किया तो उन लोगों को लगा, बल्कि मैं आपको बहुत और पीछे जाता हूँ जी। जब मैं मसूरी में था तो डिफरेंट सर्विसेज के लोग थे। मसूरी में प्रशासनिक अकादमी है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, लवासना बोलते हैं जिसको जी। तो वहाँ पे मैंने वजाहत हलीबुल्ला साहब आए थे कि किस तरीके से मतलब मुस्लिम हिंदू संबंध हैं और कैसे कैसे गवर्नमेंट मिशनरीज वहाँ नहीं पहुँचती है। तो मैंने कुछ गांवों का उदाहरण देते हुए, आजमगढ़ हो इनसा, कि भाई वो बोले कि पोस्ट ऑफिस वहाँ नहीं है। तो मैंने बताया सर पोस्ट ऑफिस भारत सरकार की कमी नहीं है, क्योंकि लोग हवाला में व्यवहार करते हैं और हवालाबाजों के नाम मैंने बता दिए। हम कहा आपकी रिसर्च ठीक नहीं है। आप भूल गए थे क्या कि आप जेएनयू में नहीं लवासना में हैं? जी, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान माफ होता है, उतना ऑफिसर ट्रेनिंग को माफ होता है। जैसे 3-4 महीने तक जो है वो कुछ भी पूछ सकता है। पीएम के यहाँ भी जाके कुछ पूछ लेगा तो माफ कर देते हैं कि जान दो अभी ये। पूछते हैं? हाँ, पूछ लेते हैं। हालांकि कई बार मुझे बोला गया कि तुम पीछे बैठो, पूछोगे नहीं। क्या पीएम के यहाँ क्या जाके पूछते हैं? नहीं, वो तो पूछ भी सकते हैं, कई बार हम लोगों ने पूछा। क्या आपके बैच के लोग मनमोहन, आप 2007 बैच के जी हैं जी, ना? मनमोहन साहब थे, तो हाँ। मनमोहन जी से हम लोगों ने पूछा भी था कुछ। अब ये मैंने तो उस समय मुझे याद नहीं क्या पूछा था, मैं वजाहत हबीबुल्लाह साहब की बात बता रहा हूँ जी। तो मैंने हिंदी में वो सवाल पूछे और हिंदी में ही अधिकतर बात करता था। तो मुझे वहाँ की फैकल्टी समझती थी कि ये जो है मतलब इसकी इंग्लिश में हाथ थोड़े तंग है। तो एक दिन कुछ बात हुई, फिर मैंने इंग्लिश में पूछना शुरू कर दिया। तो बोले यू स्पीक वेरी वेल, देन व्हाई यू आर स्टिक विद हिंदी? सर आई थिंक इट्स ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वी ऑल आर सबऑर्डिनेट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड व्हेन वी वर्क इन हिंदी साइमल्टेनियसली वी डू 4 थिंग्स टुगेदर। पहला काम ये हम करते हैं कि अपने जो संविधान निर्माता है उनका सम्मान करते हैं, उसकी इच्छा का। जिन लोगों ने जैसे नॉन हिंदी बैकग्राउंड के होते हुए भी हिंदी को चुना, आयंगार साहब हों, के मुंशी हों, सुनील चटर्जा हों या राजा जी हों, गांधी जी हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, तो इनकी इच्छा का भी सम्मान करते हैं। और चूंकि हम उनके मातहत हैं, प्रेसिडेंट के तो हम मतलब वी आर पब्लिक सर्वेंट, तो अगर संविधान का आदेश है उसका भी पालन करते हैं। तीसरा, सहजता, सोचना नहीं पड़ता, कोई प्रोवर्ब नहीं लगानी पड़ती, जो मन में है बोल दिया। नेटिव स्पीकर हैं तो एक सरलता का भी पालन करते हैं, मस्त रहते हैं और टेंशन नहीं रहती कि क्या हमने रिपोर्ट लिख के भेजी। तो एक तरीके से 4 लेवल पे आप सरल होते हैं, सरलीकरण। और भाषा हमेशा सरलीकरण की ओर ले जाती है। कम्युनिकेशन आप सरलीकरण जितना सरल हो जाए उतना बेहतर होता है, साहित्य के मामले में, किसी भी मामले में। बिना वजह का एक क्लिष्टपन, जैसे मुझे अंग्रेजी में प्रयास करके लिखना पड़ेगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी हमने प्रयत्न पूर्वक सीखी और जेएनयू आने के बाद सीखी, उससे पहले बिल्कुल नहीं आती थी जब हम लोग इलाहाबाद में थे। तो हाँ, अब यह है कि फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तो टोफिल पास करना था, तब दिन रात बैठ करके उसको रीडिंग राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए तब सीखी हमने। अदरवाइज शुरू में जब हम लोग, एक बड़ा मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ। बताइए साहब। कि मैं और मेरे एक साथी अभिषेक, हम दोनों यहाँ से। अभिषेक रोशन सर? नहीं, अभिषेक दूसरे थे, हमसे जूनियर थे 2 साल। हाँ। अभिषेक आरा के थे रहने वाले। अच्छा। तो अभिषेक और मैं दोनों फुलब्राइट मिली थी, हम लोग साथ गए यहाँ से वाशिंगटन डलेस पहुंचे। पहले ये एक स्कॉलरशिप होती है जिसके तहत आप जब सिलेक्ट होते हैं तो अमेरिका जाते हैं जी। थोड़ा फुलब्राइट स्कॉलरशिप भी बता दीजिए, कोई अप्लाई करना चाहे तो। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लोगों को कैसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक साथ मतलब जो है जो संकल्पना की गई कि लोगों के विभेद जो है मिटाए जाएं। तो जे विलियम फुलब्राइट नाम के एक सेनेटर थे, उन्होंने कांग्रेस में ये प्रस्ताव दिया कि एक स्कॉलरशिप दी जाए स्टूडेंट्स को। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका आएंगे और अमेरिका वाले बाहर जाएंगे। तो जैसे हमारा ग्रुप था वो पूरे 70 लोगों का था, जिसमें इंडिया से 7 लोग थे, 6 लोग। तो हम लोग गए थे 2000। अब पहली फुलब्राइट उन्होंने जो है बहुत दिन बाद शुरू की थी
ग्रेजुएशन को देने का, और हिंदी में पहली थी। मतलब मेरे से पहले एक बार उषा प्रेमदा को मिला था, सेकंड में था। उषा प्रेमदा रुकोगी नहीं, राधिका हाँ, और 55 खंबे लाल दीवारें वाली जी। उसके बाद वो तो बाद में जाके अमेरिका में ही बस प्रोफेसर हो गई। गई। हाँ, तो मेरे साथ भी जो लोग गए थे अधिकतर वहीं रह गए, मैं ही लौटा, मैं अकेला लौटने वाला हूँ, बाकी सब वहीं रह गए। कुसुम जेबनिक वो भी मिला था, देखिए वहीं रह गई। अमेरिका की लाइफ कई बार लोग छोड़ नहीं पाते। कहाँ गए थे आप? मैं शिकागो में पढ़ाता था, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस शिकागो। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि भाषा एक जो आपकी अपनी है वो कितनी सहायक होती है। जैसे वॉशिंगटन डलेस पे हम लोग जब उतरे एम्स्टर्डम होने के बाद, तो उसमें कुछ उन्होंने रेड वाइन वगैरह पी रखी थी और भूल गए कि मेरा जो पासपोर्ट का बैग है वो कहाँ है। बाहर निकल आए, उसका डोमेस्टिक से हमें कोलंबिया जाना था, डोमेस्टिक टर्मिनल पे। तो जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा गायब है, ना पासपोर्ट ना टिकट। मैंने कहा आप छोड़ आए हो, अब जाओ वापस। किसको कहा? अभिषेक को मैंने जो कहा। साथी थे आपके यहाँ? तो साथी हमारे अभिषेक जब गए तो उसमें आप एक बार निकलने के बाद एंटर नहीं कर सकते इंटरनेशनल रिपोर्ट से, क्योंकि वो इमेजिनरी बाउंड्री लाइन है। रेस्ट ऑफ द मतलब उस अमेरिकन सॉइल और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इमेजिनरी बाउंड्री लाइन होती है। तो वहाँ आप इंटर नहीं कर सकते। उन्होंने अपना जो भी बताया और बहुत देर हो गई, तब तक इधर फ्लाइट का टाइम हो गया था। मैं परेशान, बिल्कुल नया आदमी, और पहली बार अमेरिका में। पहले तो कोई बोलता था उसे बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था और अपनी बात समझाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता था। वो जो उसका जुल्म, अब समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है। तो मैंने मे आई हेल्प के पास गया, मैंने कहा कि आई नीड एन अनाउंसमेंट, बिकॉज मैंने उसको बताया, बहुत देर में समझाने में लगा। फिर वो लेके पहले ही उसने कहा कि अब भाई शिखे, अब भाई शिखे, वो फ्रेंड इज सोचिंग। अब अभिषेक को अब भाई शिखे वो बोल रहा था। तो मैंने कहा कि ऐसे तो अभिषेक को पता नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि मैं खुद अनाउंस कर सकता हूँ। तो उसने माइक माउथपीस मेरी तरफ कर दिया। तो मैंने हिंदी में वहाँ पे बोला, गाली तो नहीं दी थी? नहीं। हमने कहा अभिषेक कहाँ हो यार, मैं वेट कर रहा हूँ और थोड़ी देर में फ्लाइट चली जाएगी, तुम कहीं भी हो मुझे जवाब दो, हिंदी में ही। उसने हिंदी, गुरु बस 5 मिनट लगेगा मैं पहुँच रहा हूँ। तो वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पे और वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पे इंडियंस करें व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई समबडी इज स्पीकिंग हिंदी। उनके लिए एक गुज्जू फैमिली थी कि यार हिंदी में कैसे बोल सकता है। तो अब वहाँ हमें पता चल गया, हम कहा जो भी बात होगी हिंदी में होगी जहाँ भी हो, क्योंकि ना मोबाइल ना कुछ। खैर वो करते कराते उस टाइम पे हम लोग पहुँचे, चले गए। और फिर अपनी भाषा में बात करने से जैसे मतलब मैंने देखा कि बहुत चीज़ें सरल हो जाती हैं। तो मैंने तय किया कि देखिए हीनता बोध वाली जो चादर है वो मैं उठा के फेंक देता हूँ। क्योंकि अगर आप हीनता बोध में जैसे बिल्कुल बेरोजगार हैं या नहीं कुछ है आपके पास, कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं है, तब तो आपको उसको मेकअप करना पड़ेगा। अब मैं जैसे JNU में अपने क्लास का भी टॉपर था, फिर मुझे स्कॉलरशिप भी मिली, मैंने एक UPSC एग्ज़ाम भी क्लियर किया। तो अब हीनता बोध में क्यों रहूँगा मैं, जो आमतौर पे एक छोटे से इलाके के लड़के का सपना होता है। तो वो सब मैंने धीरे धीरे मतलब अचीव किया। तो अब मैं सर्विस में आने के बाद जब भी मैं जैसे टैक्स किसी को हम लोग आरोपित करते हैं तो उसको कॉज भेजते हैं, उसके बाद वो अपनी बात कहने के लिए आते हैं तो उसको पर्सनल हियरिंग कहते हैं। तो पर्सनल हियरिंग में नोट करता हूँ, उसमें हाई कोर्ट के वकील वगैरह, जज वगैरह, CA वगैरह बैठे रहते हैं, तो हिंदी में नोट करता हूँ। तो कई बार देखा कि वो लोग मुस्कुरा रहे हैं दूसरे को कि साहब का हाथ तंग है इसमें। लेकिन जब कोई डिस्कशन होता है जैसे कैस्काडिंग इफेक्ट पे, तब मैं उनसे इंग्लिश में बहस करता हूँ तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि हमारे पास राष्ट्रपति महोदय का आदेश है कि ये खर्च क्षेत्र है, यहाँ 80% काम हिंदी में होना चाहिए, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। वो तो भारत सरकार की राजभाषा को प्रोत्साहित करने की नीति नहीं होती तो वो अब तक हमें चार्जशीट कर देते कि तुमने कैसे इंग्लिश में कर दिया। लेकिन प्रोत्साहन कैसे हिंदी में कर दिया। हाँ, लेकिन प्रोत्साहन की नीति है, इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। वो एक थंडरबोल्ट का काम करता है। फिर मैं कई बार जैसे इलेक्शन ड्यूटी में जाता रहता हूँ साउथ के, उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि भाई तमिलनाडु में भाषा को लेकर के हिंदी विरोध बहुत है। तो मैंने क्या किया कि रैपिडेक्स इंग्लिश की वो खरीद ली। तो कहीं भी जाता था उसको खोल के उससे मैं नार रेंडु कप टिया कुड़ू शपाडू पिरमादम, तो वो जो दुकानदार है या वो खुद ही हाथ में है, सर हिंदी जानता, सर हिंदी में बोलेगा। क्योंकि वो सोचता था क्यों इतना, अच्छा वो मेरी इरादे पे कही, क्योंकि मैं आई एम रिस्पेक्टिंग तमिल। तमिल का मैं सम्मान कर रहा हूँ। पहले ही जाते हैं वर्णकम नंदी, उसके बाद वो मिला के कि मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो वो पहले ही नहीं सर हिंदी जानता सर। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि भाषा के जो भेद है ना, खासकर जो हिंदुस्तानियत की कॉन्सेप्ट है, जैसे आप IRS IPS IAS को ज्वाइन करते हैं तो
कुछ दिन तो आपको क्षेत्रीयता अपनी सताती है, लेकिन अब 16 साल की नौकरी के बाद मुझे लगता है कि मुझे कहीं पोस्ट कर दिया जाए तो मुझे लगता है ये अपना ही इलाका है, हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, कोई मतलब अलग नहीं है। तो मैं और वाइफ एक बार येलागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही ट्राइबल इलाके में घूम रहे थे और वो रास्ता ख़त्म हो गया। तो जब हम लोग उस गांव में पहुंचे तो वहाँ झगड़ा हो रहा था। तो वाइफ डर गई, बोली कि बड़े बड़े इनके हथियार हैं, कहीं हम ही को मार ना दें कुछ। हम कहे चुपचाप मुरुगन टेम्पल पे जाके कोई आरती वारती करो, सोचता है लगे कि इनको कि ये भक्त लोग हैं। खैर वहाँ बस स्टैंड था, छोटी सी दुकान थी, हमने बोला बिस्किट का पैकेट लिया, उससे बोला 2 कप टिया। तो उसने इशारा किया कि नहीं ये चाय की दुकान नहीं है। ठीक है, बिस्किट खा रहे हैं, तब तक 2 कप चाय आ गई, तो हम लोगों ने चाय भी पिया। तो मैंने 100 का नोट लिया, तो वो बोलता था नहीं अंजी अंजी, अंजी मतलब 5 होता है। तो मैंने कंडक्टर को बुलाया, हमने कहा कि भाई ही इज़ नॉट टेकिंग द मतलब 100 रुपीज़, ही इज़ आस्किंग फॉर 5 रुपीज़, वी हैव टेकन दिस बिस्किट एंड दिस 2 कप ऑफ टी। तो कुछ देर कंडक्टर बात करने के बाद हमें बताया सर बिस्किट इज चार्जेबल, टी इज कॉम्प्लीमेंट्री सर, इट इज़ नॉट ए टी शॉप, द नेबर वॉज लिसनिंग दैट यू नीड टी, तो ही इज सर्विंग। अब वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा है। तो मैं तो कुछ देर के लिए मैं तो इमोशनल हो गया। हमने कहा कि यार ये कौन मतलब हिंदी विरोध कहाँ है, कुछ नहीं है भाई। मैं न उनकी लैंग्वेज जानता हूँ, उनको लगता है कि 2 नए शादीशुदा कपल हैं और ये चाय चाहते हैं, और बगल का पड़ोसी लाके चाय बना के दे दिया। फिर मैंने कहा कि बोला सर नो नीड टू पे, ही इज़ ऑफरिंग यू बिकॉज यू आर लाइक ए गेस्ट। वड़क्कम हुआ, नंटी हुआ, फिर हम लोग चले आए। बस में रास्ते में एक जगह उतर गए गेस्ट हाउस से पहले, तो देख रहे हैं हमारी सीट के लिए लोग झगड़ा कर रहे हैं कि वो दोनों आएंगे तो बैठेंगे। फिर वो दुकानदार बोला कि यू हैव टू गो विद दिस बस। व्हाट्स हैपनिंग, एक्चुअली पीपल आर फाइटिंग टू कीप योर सीट वैकेंट। तो फिर उस इज्जत में हमें बैठना पड़ा, अदरवाइज हम 500 मीटर चले जाते। तो भाषाएं और मतलब जैसे आप किसी का सम्मान करेंगे वो आपको जोड़ेगी। सहजता सबसे मूल चीज़ है। और रही बात आप क्या कह रहे थे, मैं चीज़ मिस कर रहा हूँ। आप इतना बढ़िया बोल रहे थे कि मैंने कहा जिस दिशा में ये पतंग जा रही है इसको जाने दीजिए। तो मैं आपसे साइकिल पे मैंने पूछा था, तो अब ये यहाँ पहला पड़ा हुआ है, नाउ यू नो कि क्यों हम इनके मुरीद हैं। गणासा गुरु की शपथ, किताब पे एक सवाल कर लेते हैं, वरना लोग कहेंगे ये 2 जेएनयू वालों को गप मारनी थी, कैमरा लगा के बैठ गए। जी जी जी। ये कहानियाँ किस दौरान लिखी गई और इनका जो तेवर है, एक तो बहुत मज़ेदार है पर बहुत तीखी हैं जी। मतलब वो बिल्कुल ऐसे सिस्टम को फाड़ देती हैं बिना किसी मुनादी के। एक्चुअली जैसे बहुत सी कहानियाँ बनारस की भी हैं। आपने एक कहानी बताया मजबूती का नाम महात्मा गांधी, तो ये सच्ची घटना थी। हमारे एक रिलेटिव थे और उनकी बेटी डॉक्टर है रोहतक में, तो उसके जो बॉयफ्रेंड थे वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो उनका बड़ा घर में झगड़ा चल रहा था कि अब जो है या तो मतलब अगर करेगी तो घर हम छोड़ देंगे और वहाँ से बीच बाज के इधर आके कहीं रहेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे। तो मुझे पता चला, तो मैंने बोला आप एक काम करो, आप गांधी जी का किताब यहाँ से ले जाओ और एक टोपी लगाओ, गांधीवादी अपने को बन के 1 साल दिखाओ, और कोई बहस हो, जैसे कहीं कोई गाय को भी पीट रहा हो तो बोलो ये हिंसा है, इसके खिलाफ मैं बैठ जाऊँगा अनशन पे, बात बात में अनशन की धमकी दो, तो लोग आपको गांधीवादी समझें, ऐसा कुछ करो। और जैसे ही ये हो जाएगा तो फिर आप डिक्लेयर कर देना, कोई गांधी जी के नाम पे हिम्मत नहीं कि मना कर दे। और विधायक सबको बुलाना, वो हुड्डा जी की सरकार है तो वैसे भी कांग्रेस वाले हैं, आपको शेल्टर भी मिलेगा, कोई चूं तक नहीं करेगा। उसी को डेवलप करके वैसा उन्होंने किया और बड़े आराम से शादी हुई। को जो चौधरी लोग थे वो बोले जान दे भाई, ये मेंटल लागे से हटाओ साले को, उसको क्या करें, और कौन से छोरा छोरी रोज के डॉक्टर बन रहे थे। सबने मतलब बस जहर का घूंट पी के चुपचाप रह गए। वो महेंद्र सिंह वैसे ही खेती कर रहे हैं। तो गांधी जी वहाँ, जैसे सर ने कहा था मजबूती, मैंने मजबूती उसी को प्रयोग किया, फिर उसको कहानी के रूप में थोड़ी सी कल्पना के माध्यम से विस्तार दिया। तो वो एक कहानी इस इलाके की है। बाकी बनारस और राम लखन कोतवाल वाली ये सब भी इसलिए है कि जैसे ये तो रची हुई है, मतलब बिल्कुल ही हूबहू डिट्टो नहीं है जैसे कि कोई घटना घटी हो। कहानियाँ में तो जानते हैं आप 10% कहीं से ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद आप एक प्रति संसार रचते हैं। तो मैंने देखा कि बनारस और आसपास में खास करके जो एक बनारसी सभ्यता या कल्चर की हम लोग बात करते हैं, कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो कि वैसी और कहीं दुनिया में नहीं होती हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जा रहा था अपनी बुआ जी के पास, आज से 20 साल पहले की, 15 साल पहले की बात है।
दो फैमिली में झगड़ा हो रहा था रास्ते में जम के, मैं भी साइकिल रोक के खड़ा हो गया, तो जम के झगड़ा हो रहा था कि मतलब मारपीट टाइप की, और एक से एक गालियां, मतलब जो ठेठ गालियां होती हैं कि गंगा माई भुखाई जामे अघाई जाए, मतलब गंगा माँ जो है भूखी हुई आए और पूरे परिवार को डुबाते हुए पेट भर के चली जाए, हैं, मतलब वो तुम अपने जब पुत को खा जाओ, ये इस तरह की जो कल्पना मतलब महिलाएं देती हैं गालियां, चल रहा था। लड़के भी आ गए स्कूल से, हुआ कि अब इनके पास भी कुछ होने वाला है, और लग रहा था कि अब मारपीट होकर रहेगी। लोगों ने कहा कि पुलिस बुला लीजिए, बोले नहीं ऐसे कैसे पुलिस बुला ले, अभी देखिए मामला बिगड़ेगा तो बुलाया जाएगा। तो एक का गृह स्वामी जो था वो आया, केदार चचा, तो वो आके बैठा था। फिर दूसरी फैमिली का भी जो, वो भी अपने छुट्टी हुई 5 बजे और 5:30 तक आ गया। तो अब ये था कि अब झगड़ा होगा, ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ देर बाद उसने कहा कि अब ऐसा ना हो, यहाँ तो चाय मिली ना, चल जाए लड़ेंदा था इनके, और पूरी फैमिली को दोनों छोड़ के एक साथ उठे और स्कूटर पर बैठ के चाय पीने चले गए। और वहाँ से खबर ले रहा है कि अभी महाभारत शुरू होगी पटायल। अब बताइए, एक ही फैमिली में हस्बैंड दोनों के दोस्त हैं और वो अलग चल रहा है पैरेलल। तो ये सब चीज़ें जो कि नहीं, यहाँ तो देखिए नोएडा में कार पार्क को लेके पूरे मारपीट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें बची हैं जो अब बनारस में, मतलब अब एक मैं मेरे पड़ोस में ही शादी थी, शाम को टाइम पे बारात नहीं आई तो लोग बोले यार लग रहा है बारात वाले टाइम लगाएंगे, उसमें मोबाइल नहीं होते थे, तब तक हो जाए, एक बूटी छान लिए और बाप गायब है, द्वार पूजा के लिए बाप नहीं मिल रहा था, चाचा बैठ के सब कराए, बाप विदाई के समय दिखाई दिए, फिर हो भी गई विदाई। बूटी तो, अर्थात भांग। तो जो मतलब एक बधा बधाया कल्चर है, उसको और कुछ चाहिए नहीं बनारसी आदमी को, वहीं रहेगा, वहीं मस्त रहेगा और कुछ नहीं। और ये गणासा गुरु, तो गणासा गुरु का एक उसमें जैसे आपने देखा होगा ईस्ट यूपी बिहार और इस इलाके में, लखनऊ के बाद किसी आदमी की कोई प्रवृत्ति, जैसे मूछ बड़ी रखी है तो मोछा गुरु हो जाएंगे, कोई नाट्य गुरु हो जाएंगे, कोई बड़ा बाल रखते हैं ना झोंटा गुरु हो जाएंगे। तो इस गणासा गुरु में जो पात्र है वो चारा काट रहा है, उसमें एक सांप छिपा था, उसने उंगली काट ली। तो पहले उसने सांप को मारा, फिर उसको लगा कि जहर ना फैले तो उंगली भी उड़ा दी, उसको ले फिर काफ़ी रक्तस्राव हो गया, लोग लेके हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने देखा, बोले यार ये क्या, मतलब ये तो सांप में तो जहर ही नहीं है, मूर्ता का काम है, ये तो पानी वाला डेढ़ा है, इसमें कहाँ जहर होता है। तो उंगली उड़ा दी, खैर इंजेक्शन वगैरह दिया, जान बच गई। लेकिन अब तो शौरवीरता का काम था, तो उनका नाम गणासा गुरु पड़ गया। और गणासा गुरु जुआ खिलवाते थे, तो उस पर मैंने कहानी रची किस तरीके से, बहुत मजेदार कहानी है। तो उसको लेकर के और किस तरीके से धर्म तंत्र और शासन तंत्र मिलने के बाद जुआ वहाँ फ्री हो जाता है, और कसिनो सिस्टम लागू कर देते हैं वो लोग। भांग मतलब 100 रुपये, धतूरा मतलब इतने रुपए, ऐसे करके खेलते हैं। बोले साहब हुक्काम नाराज हो रहे हैं, अब ताश की गड्डी और रुपया हटा दो, कोर्ट चलेंगे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कहानी, मतलब एक्चुअली होता क्या है, कहानी आपको अचानक नहीं मिलती है। मैंने कुछ चीज़ें घटनाएं लिख के रखी थी, 2013-14 की बात है, तो 1-2 लोगों को सुनाया, तो बड़े शर्म, मतलब हिचक से मैंने सुनाया, क्योंकि मैं नहीं मानता था कि मैं कोई कथाकार हूँ या। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भीतर एक किस्सा गोई है, और अब जो है फ़िलहाल जो नया ट्रेंड आ रहा है उसमें लिखो। तो मैंने 1-2 जगह भेजा, तो उन लोगों ने वापस कर दिया कि आपकी कहानी स्तरीय नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मैं भी चुपचाप बैठ गया। फिर 1-2 और मित्र थे, उनको भी भेजा 2-4 जगह, तो एक ने कहा कि नहीं आपकी कहानी में दम है, आप लिखें। कौन थे ये सज्जन? राजीव रंजन थे, हमारे मित्र ही थे, क्लासमेट आपके। हाँ, उन्होंने साहित्य विमर्श में छाप भी दी। तो उस पर पाठकों की प्रतिक्रिया देख के मुझे लगा 60-70 लोगों ने मतलब लाइक किया, बोला कि आप जैसे एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा, आप इसको लिखिए। तो उससे मुझे उत्साह मिला, फिर मैंने 2017-18 में कहानियाँ लिखी। तो हंस को भेजा, वहाँ से भी वापस, कई जगह से वापस आ गई। तो मैंने कहा वापस लोग नहीं छाप रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मित्रों को ऐसे ही प्रिंट आउट निकाल के मैं दे देता था कि देखो ये लिखे पढ़ना, तो लोग तारीफ भी करते थे। तो एक बार बड़े हिम्मत से मैंने राजकमल प्रकाशन को भेज दिया, तो उन्होंने 1 साल तक कोई जवाब नहीं दिया। बाद में कहा कि राधा कृष्ण से छापेंगे। तो मैंने कहा कि जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन नहीं हो रहा रे,
जब छापना है तो आप राजकमल से छापिए। तो मेरे जैसे छोटे लेखक को भी, और कविता या कहानी रची भी जाती है, आप काव्यशास्त्र को जानते हैं आप, काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदेशी वित्रच्छते। तो काव्य यश के लिए भी रचा जाता है कि मेरा लिखने वाले का थोड़ा नाम हो। मलिक मोहम्मद जैसी भी लिखते हैं ना लास्ट में कि जो यह मोहम्मद कवि है जोरी सुनावा, और जो ये पढ़े कथा तेज संवरे दुई बोल के, मेरे लिए 2 बोल बोल देगा। तो वही, तो मैंने कहा कि आप छापना है तो राजकमल से छापिए। तो बोले 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। फिर कोरोना आ गया, तो इस वजह से इन्होंने पहला संस्करण जो है 2021 में निकाला। और मैंने कहा कि देखिए मुझे कोई रॉयल्टी वॉल्टी की इच्छा नहीं है, और बल्कि मैं हिंदी पे कहीं बोलने भी जाता हूँ तो मैं कोई ऑनरेरियम नहीं लेता हूँ। और क्योंकि हिंदी की ही सारी कुछ जो है मेरे पास जो भी है, हिंदी की वजह से ही मैं हूँ। और आमतौर पे लोग हिंदी पढ़ने से इतराते हैं, लेकिन मैंने शौक से पढ़ा। जब आपने ये अनाउंस किया हाँ कि आप एमए हिंदी करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे अपना तजुर्बा याद है, व्हेन आई अनाउंस दिस, एकदम पाला सा मार जाता है सबको कि मतलब उत्तर भारत का लड़का हिंदी में एमए कर रहा है, मतलब अब इसका कोई भविष्य नहीं है। नहीं, मैं दरअसल बहुत ही काम चलाऊ स्टूडेंट था। मतलब मेरे 50% आ जाए इसी चक्कर में रहता था, किसी तरह 50 टच हो जाए, सेकंड क्लास मतलब 3rd क्लास ना पास हो, 50% पे रहूं, ये मैं कोशिश करता था कि इतना होके पास हो जाए। तो हाई स्कूल में मैं 2nd क्लास पास हुआ 1990 में। उस समय ये एज बार नहीं था, तो मैं 12.5 साल में ही हाई स्कूल पास हो गया था। है? हाँ, मतलब मैं 4 नवंबर 77 मेरा था वो, तो उन्होंने कहा भाई 1 साल बढ़ा दो, 76 कर दो। तब भी 13वें साल में मैं हाई स्कूल पास हो गया था। तो इंटर में क्या था कि वही जैसे बायोलॉजी लोगे या ये लोगे मैथमेटिक्स, तो बायोलॉजी में चूँकि हमारे घर में माँ थी उस समय, तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता था। तो ये मेढक को पहला काम ही करते थे, जाओ मेढक पकड़ के लाओ। आपको याद होगा यूपी में कि पहला अगर हम बायोलॉजी में एडमिशन लिया है तो जुलाई में एडमिशन होता है और अगस्त में कि जाके मेढक पकड़ के लाइए। तो वो हो नहीं पाया, तो मैथमेटिक्स में पढ़ना मजबूरी थी, और मैथ कमज़ोर था, तो मैं 12वीं में फ़ेल हो गया। तो 1992 का एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। फेल होने के बाद एक तो मैथ का फोबिया, और दूसरी बेइज्जती। मतलब क्लास में जैसे अध्यापक बोलते थे तुम तो पिछले साल थे ना, तो मैं बोला हाँ सर मैं फ़ेल हो गया हूँ। तो मैं बोलता था कि सर मैं फ़ेल हो गया, तो बोलते थे यार बड़े बहादुरी से बता रहे हो, जाओ पीछे बैठो। अब मोहल्ले में घूम रहे हैं तो है उस ये बनारस की बात है? नहीं, पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहता था। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 12वीं करने के लिए मैंने 17 स्कूल बदले हैं। 17? हाँ, 17 स्कूल। 7वीं में तो ऐसा था कि बलिया में मैंने तिमाही दिया, मिर्ज़ापुर में छमाही, और सालाना देवरिया में, गोरखपुर में, कुशीनगर में, मतलब जो कुशीनगर जिला आज के। तो ऐसे ही यायावर प्रवृत्ति थी। नहीं, जरा ये भाई साहब ठहर के, ये 17 कॉलेजों में पढ़ के 12वीं का बता दीजिए। जी, आपने कहा ना 12वीं पढ़ने के लिए 17 कॉलेज, तो मैं सारे स्कूल गिना सकता हूँ आपको। नहीं पर तो फिर हुआ क्या? तो ये तो बड़ा अद्भुत साउंड कर रहा है। कभी इधर, अब एक ही साल में जैसे वीणा साहित्यमाला भी पढ़ रहा हूँ, सुबोध भारती भी पढ़ रहा हूँ, और नव भारती भी पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से पिताजी के जहाँ ट्रांसफर होते थे हम लोग चले जाते थे। और पिताजी थोड़े दबंग किस्म के थे, मतलब वो छोटे मोटे विधायकों से या इनसे नहीं डरते थे। कुछ हुआ अपने मन की करते थे, ट्रांसफर हो जाता था। तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था हम लोगों को भी, कि बोरिया बिस्तर। एक बार तो 8 घंटे में ट्रांसफ़र हो गया था। 8 घंटे में। जलेसर रोड एक जगह है हाथरस के पास। हाँ। तो जाके वहाँ जैसे के घंटे बड़े मशहूर हैं। जी, तो जैसे ही खोल रहे हैं बोले खोलो मत, हो गया ट्रांसफ़र यहाँ से। तो सुबह पहुँचे हैं और 8 घंटे बाद ट्रांसफ़र हो गया शाम को। तो अब फिर चलो सब नई जगह। तो इस तरीके से पढ़ाई थोड़ी कमज़ोर भी रहती थी। लेकिन जब इसमें मैंने आप पिताजी का जिक्र कर रहे हैं, मुझे वो किस्सा याद आ रहा है जो आपने इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पे जब आप कहीं गए थे, हम लोगों की बैठकी हुई थी, तब सुनाया था। वो बलिया के पास कोई, जो आप मुजफ्फरपुर में जो मिले थे आप, मैं जब ऑब्जर्वर था मुजफ्फरपुर का। हाँ जी। जी। तो खैर अब पुलिस की नौकरी तो देखिए ऐसी होती है, ट्रांसफ़र कभी भी हो जाते हैं, लेकिन हम झेलना हमें पड़ता था। तो आपने चूंकि एमए की बात, तो कथानायक रहे होंगे। हाँ नहीं, कथानायक कुछ उनके भी तो प्रसंग बताइए। उनका तो ये था कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मतलब बिल्कुल लगता था उनकी जिंदगी, माँ की गुजरने के बाद। उदाहरण से समझाइए, घटनाएं बताइए। अभी बीच में आएगी तो मैं बता दूंगा। आपने एमए का सवाल किया था ना कि एमए आप क्या वज्रपात जैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो जब मैंने ग्रेजुएशन लिया तो उसमें हिस्ट्री, फिलॉसफी और हिंदी एक सब्जेक्ट में ले लिया। यहाँ पे ये जेएनयू आने के लिए, चूँकि हिंदी मीडियम में ना हिस्ट्री लिख सकते थे ना फिलॉसफी,
तो हिंदी एकमात्र चाह रहा था, लेकिन हिंदी लेने के बाद लोगों की नज़र में ऐसे ही होता था कि जैसे कोई काम नहीं है इसको और ये टाइम बर्बाद कर रहा है। कुछ लोग सलाह देते थे कि तुम एक दुकान खोल लो, कोई कहता था कि यहाँ बहुत अच्छी मतलब लस्सी उस्सी की दुकान खोल लीजिए तो अच्छा चलेगा। कहाँ, बनारस में? बनारस में लस्सी मिठाई की दुकान कर लो। तो एक दो बार मैं देख भी आया जाके कि यही करूँगा। हालांकि वो सलाह 12वीं फेल होने के बाद से मिल रही थी। हाँ। कि पढ़ने उड़ने का छोड़ा, क्या फ़ायदा पढ़ने लिखने में, यहाँ खोल लो। अच्छा, हमारी कम्युनिटी में जैसे यादवों में बेरोजगारी कोई समस्या नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि लड़के खाते पीते थे, बहुत हिष्ट पुष्ट होते थे और 14-15 साल में उनकी शादी हो जाती थी और गौने के लिए लड़की रख ली जाती थी 6-7 साल के लिए। अच्छा। और ये अपना रोज बस वही दंड पेलना, पहलवानी करना। और यूपी पुलिस में उन दिनों एग्जाम जो होते थे पहले वो फिजिकल होते थे, उसमें टॉप सब में 100 में 100 और नाम भर का वो होता था कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये कौन है, पता कौन है। और उसमें वो अपना काम चलाऊ मार्ग भी आता था। साथ में 50,000 रुपये से शादी में जो दहेज वहेज मिला है उसको भी दे देते थे, नौकरी पक्की है। तो नौकरी कोई मतलब जैसे बेरोजगारी जैसा कुछ था नहीं कि मतलब अगर आप एक भैंस पाल रहे हैं और आपके घर में कोई वो दिक्कत, मतलब कुछ भी नहीं, आप नौकरी क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं यूपी पुलिस में तो फोर्स में ले लो, सीआईएसएफ में ले लो। तो ये एक परंपरा बनी हुई थी जब मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, जब मैं जवान मतलब नौजवान था। तो उसको लोग लेके कहते थे कि तुम यार बढ़िया खेलते उलते हो और मतलब। क्या खेलते थे आप? मैं आप तुलसीदास जहाँ पैदा हुए थे, मतलब जहाँ पे रामचरितमानस लिखे थे वहाँ पे तुलसी घाट अखाड़ा है। हाँ। आप शायद गए होंगे जी। वहाँ पे। मेरा अभी तक रिकॉर्ड है कि मैंने 16 साल की उम्र में और कांटे वाला गदा 122 हाथ मैंने फेरा था, 25 किलो का गदा। तो मैं चैंपियन मतलब गदाबाज था, जोड़ी फेरना, गदा फेरना, ये सब करना। तो अभी तक मेरे नाम का रिकॉर्ड वहाँ पे है। आप जाएंगे तो कुंदन पहलवान के नाम से पूछेंगे। कुंदन पहलवान? जी जी। क्या बात है। तो एक्चुअली पिताजी ने इसीलिए इलाहाबाद भगाया पढ़ने के लिए कि यहाँ आप पे पहलवानी करने लगे थे? हाँ, पहलवानी करना, किसी को मतलब पीट देना, गुंडे भी करने लगे थे आप? छोटा मोटा। तो कितना छोटा मोटा, उदाहरण से अब गुंडे की बात क्या कहूँ, जैसे 12वीं में पढ़ता था जब वहाँ महाराणा प्रताप कॉलेज में, तो मेरे ही क्लासमेट थे, वो कुछ दिन बाद सुपारी ले लिए चीफ मिनिस्टर को मारने की, श्री प्रकाश शुक्ला। अच्छा, आप महाराणा प्रताप कॉलेज गोरखपुर में? हाँ, वहाँ से मैं 12वीं पास किया हूँ, 12वीं। तो वो ऐसे ऐसे लोग साथ में थे, तो छोटा मोटा किसी को मतलब लगता था हम भी तो उन्हीं के असर में है, कुछ होगा तो वो हैं। लेकिन बाद में बहुत ऊंचाई पे चले गए तो हमें नीचे रहना पड़ा, फिर लगा कि ठीक नहीं है उनका दंगा। ऐसे से लोग थे गोरखपुर में। पता कि उस समय ऐसा था कि किसी का नाम कट गया किसी वजह से, तुरंत एक खेमा तिवारी जी के पास, दूसरा खेमा शाही जी के पास, वहाँ से फ़ोन आके नाम लिख जाता था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की बात हो रही है जी। तो उन दिनों में गोरखपुर में पिताजी थे, तो वहाँ पे अच्छा पुलिस के लड़के में ये था कि कोई डर था नहीं पुलिस का, तो छोटा मोटा मतलब जैसे कि हम भी दबंग हैं, वो आदत होती है। लेकिन बाद में एक बार मुझे 15-20 लोगों ने घेर के पीट दिया, तब से मेरा वो बुखार उतर गया। मतलब क्या हुआ था? ऐसे ही छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, तो पता लगी उसके साथ, जैसे मैं किसी ग्रुप के साथ गया और उनको पीट के आया, तो दूसरे ग्रुप ने अकेला पा के हमें पीट दिया। तब से मेरा जो है लगा कि यार अगर गुंडा बनना है तो पुलिस बनो। पिताजी ने भी आगे 2-4 डंडा, पिताजी भी 2 बेत मारे, बोले क्या पंक्ति है, गुंडा बनना है तो पुलिस बनो। हाँ, गुंडा बनना है पुलिस बनो, ये सब क्या चिंदी चोरी है। तब लगा कि नहीं, पुलिस बनना ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा सा ध्यान देने लगा कि पढ़ाई वढ़ाई कर लें। फिर आप गधा घुमाने लगे? नहीं, गधा तो पहले से घुमाते थे बचपन से। अच्छा। मैं बचपन से ही, जैसे आप ये समझ लें 9th में था तो 10वीं और 12वीं के लोग बुला के ले जाते थे कि फलां को कूटना है, चलो। तो और मजबूत था थोड़ा, देखिए जो भी कह लें। अब आज की डेट में मैं नहीं जानता, अब रोज़ हम लोग को नाश्ते में गरम लकड़ी पे सिकी हुई रोटी, 100 ग्राम मक्खन, काली मिर्च छिड़क के और साथ में एक मट्ठे का गिलास दिया जाता था। रोज़ का ये नाश्ता होता था। तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह ऐसी थी कि आदमी शुरू से मजबूत, और खेलना कूदना दौड़ना फुटबॉल। अब देखिए जेएनयू में ही आपने शायद मुझे देखा हो, उस स्टेडियम का आज भी पूछ लीजिए, मैं रोज़ 15 चक्कर दौड़ता था। अभी तो मैं थायराइड पेशेंट हूँ तो थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा हो गया हूँ, बट वहाँ पे मैं बहुत फिट था। बल्कि जामुन के पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ के खाता था। प्रोफेसर बोलते थे ये क्या तरीका है यार, कोई जामुन के पेड़ पे नहीं चढ़ता है। प्रोफेसर से याद आया, एक आपके बारे में वो कहानी भी बहुत चलती है कि आप किसी प्रोफेसर को बहुत गरिया रहे थे और आपके दोस्तों ने वो सब रिकॉर्ड करके प्रोफेसर को सुना दिया। सत्य घटना है? हाँ, ये सत्य घटना है। और क्या हुआ था?
दरअसल हम लोग कई बार जैसे होता ये था कि कुछ ऐसे नाम होते थे जिनको सुन के लगता था कि ये है क्या, जैसे कोई बोले लुकाच, ग्रामशी, तो जो दूसरे जैसे हमारे सोशल साइंसेस या हिस्ट्री वाले जो लोग सहपाठी थे कुछ ऐसी बात करते थे, तो हमें लगता था कि हम लोग लिटरेरी थ्योरी में बहुत पीछे हैं, और उनको पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे जो नए भर्ती हुए थे वो ठीक से समझा नहीं पाते थे। तो उस गुस्से में कि अगर हज़ार किलोमीटर दूर से हिंदी पढ़ने आए हैं तो या तो हम लोग तो नामवर सिंह और मैनेजर पांडे पुरुषोत्तम अग्रवाल के नाम पे आए थे, लेकिन जो नई ब्रीड थी, जो नए उनके बाद वाले थे, वो निराश कर रहे थे, तो उनको लेके गुस्से में एक दिन गाली वाली दे दिया उनके साथ। लेकिन दूसरे खेमे वाले उन्हें गाली और दिलवाई इसलिए कि एमए में ज़्यादा लोग थे, एमफिल में सीटें कम थी, तो मैं तो मान लीजिए टॉपर था, मुझे ये था कि इसका हो जाएगा या नहीं होगा, तो इससे कुछ ऐसा कहला के उनको भड़का दो ताकि इसको इंटरव्यू में कम नंबर मिले, तो इसका ना हो। हालांकि 2-3 लोगों को उन्होंने बहुत कम नंबर दिए, मुझे भी बहुत कम नंबर दिए, फिर भी रिटर्न में इतना था कि मैं एमफिल में मतलब चला गया। तो ये सब चीज़ें थी, और गालियाँ मतलब किसी के चरित्र या उसके हिसाब से नहीं दी गई थी। होली का मौसम था, उसमें कुछ जोड़ के गा दिया गया, और कुछ चीज़ें आप जानते ही हैं। इसको ये नहीं पता था कि कोई टेप भी कर रहा है। और लेकिन हाँ, ये मैं महानता मानता हूँ कि जेएनयू के वो टीचर्स जब उनके सामने दी गई, हमें बुलाया गया, हमने कहा कि हाँ सर गालियाँ दी हैं, तो उन गुरुओं को मैं अभी भी मतलब नमन करता हूँ जो अभी नहीं हैं या हैं भी। उन लोगों ने कहा कि हम इनकी वैल्यूएशन इनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे करेंगे, एंड ही हैज़ नॉट डन समथिंग ऑन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म, वट एवर हैज़ बीन डन इन ए क्लोज रूम विल नॉट टेक नोटिस ऑफ दैट। पूरी दुनिया, भगवान को लोग पीछे भी गाली देते हैं। तो उन लोगों ने जो है वो मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट उन लोगों का रहा कि जानते थे कि उनको दी गई ये गालियाँ, उसके बावजूद उन्होंने फुल नंबर दिए और कहीं कोई मतलब दुराव नहीं रखा, माफ़ कर दिया। तो ऐसे महान अब गुरु नहीं है, अब लोग चिढ़ जाते हैं, बदला चुकाते हैं, ग्रेड काट लेते हैं। वो भी एक जेएनयू का दिन था। कैसे थे आप लोगों के टाइम पे? केदारनाथ जी पढ़ाते थे? केदारनाथ जी पढ़ाते थे। नामवर जी होंगे। केदारनाथ जी ने एक समय मुझे बड़ा ज़्यादा सम्मान दिया था, क्योंकि कविता पे मेरा उनको, जैसे मैं वो टहलने निकलते थे तो मैं भी टहलने निकल लेता था साथ हम लोग हिंदी के महान कवि केदारनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, जो कि जेएनयू में प्रोफेसर थे। जब केदारनाथ जी या पुष्पेश पंत साहब थे ना, तो जब ये लोग टहलने निकलते थे तो मैं इनको पकड़ लेता था। तो बोले क्या काम है? हम कहीं आपके बगल में चल रहे हैं, होता है कुछ सीख ही लेंगे। बोले यार ये क्या मतलब हुआ, आ जाओ। अच्छा, कुछ बात होती रहती थी। तो मैं 3 लोगों के साथ टहलता था, प्रभात पटनायक, पुरुषोत्तम अग्रवाल, और कभी कभी हाँ पुष्पेश पंत, कभी कभी मैनेजर पांडे जी के साथ भी। तो इन लोगों से मतलब आप ये समझ लें कि ये ऐसी अथॉरिटी थे कि आप किसी किताब को पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इनसे बोल लीजिए कि सर वो किताब में क्या है, तो वो आपको 1 घंटे की उसी में आप मतलब रिंग रोड पे घूम रहे हैं, 2 चक्कर बस 2 चक्कर में आप उस किताब को होल्ड कर लेंगे। रेफरेंस नहीं बता पाएंगे लेकिन होल्ड कर लेंगे। कोई पूछे कि हाँ इसमें ये है, तो ये ऐसी अथॉरिटी थे लोग। अभ्रंश में एक दोहा आता है कि गुरु उवे से अमी रसू धावण पियऊ जेई बहु सत्तथ मरुत्थलई तिसिये मरियई ते, कि गुरु के उवे से मतलब उपदेश, गुरु उवे से अमीय रसू, मतलब कि गुरु के उपदेश के अमृत रूपी रस को जो दौड़कर नहीं पीता है वो शास्त्रार्थ रूपी मरुस्थल में प्यासा ही मर जाता है। तो ये इस तरह के गुरु थे कि आप उनके साथ गए तो मतलब सच में जो प्रज्ञा जागती है नहीं जागती है, या कुछ लगता था कि हम कुछ बेहतर हो गए हैं, कुछ नई चीज़ें हम जान चुके हैं। और इन लोगों की संगत से ऐसा लगा जैसे कोई किताब खरीदती है, पुस्तक मेले से ला रहा है, हमारे पास नहीं पैसे हैं, तो वो किताब ले आया तो कैसे उसको मक्खन लगा हुआ कि उस किताब को किसी तरह एक दिन के लिए निकालना है। तो ये प्रवृत्ति की बेचैनी पढ़ भी लेते थे हम लोग, 1 दिन 1.5 दिन में किताब लगती। हाँ किताब लोग, तो ये इन लोगों की पैदा की हुई जेएनयू में थी चीज़ें। और जेएनयू से पढ़ के लोग बहुत सारे एकेडमिक्स में जाते हैं। आपका नहीं हुआ दिल कि आप हिंदी पढ़ाएं जाके? नहीं, मेरा दिल हुआ, मैं बताया तो मैंने कि फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे मैं अमेरिका में पढ़ाया। फिर मुझे ये उम्मीद थी कि मैं जब लौटूंगा तो टिके क्यों नहीं अमेरिका? वो दरअसल उसके लिए पीछे 2 कारण हैं। एक तो हमारी माता जी गुजर गई और पिता अकेले पड़ गए। 3 बहनें थी जिनको शादी करनी थी। तो एक दिन पिताजी फ़ोन पर रोने लगे कि मैं अकेले देख लूँगा। और उसी समय शाहरुख खान की स्वदेश मूवी आ गई, तो उसने जो है बाकी काम कर दिया है। तो हाँ, तो वो फिल्म देखने के बाद, और फिर बीच में एक और घटना घटी कि एक अमेरिकन ने, जैसे मैं और पलाशदा थे और एक गुजराती दोस्त था, तो हम तीनों जा रहे थे, तो उसने हम पे जैसे धक्का सा मारा तो कुछ हुआ, उसने थूक दिया हमारे ऊपर, उस अमेरिकन ने। हाँ। और
तो हमें लगा यार सना बीबी कैसे बोल दिया। वो दोनों तो कहे छोड़ो जाने दूंगा नहीं ऐसे कैसे। मैं गया उसको पकड़ के मैंने एक घूंसा दिया, उस पर झगड़ा सा हुआ, पुलिस आई, हम सबको ले गई थाने पे। तो मुझे लगा कि अब शायद ये लोग कुछ करेंगे, तो इससे पहले ही मैं कह देता हूँ कि हमें डिपोर्ट कर दो, आई डैम केयर, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। तो शेरिफ वहाँ बैठा हुआ था, एक शेरिफ, सार्जेंट ले गया, शेरिफ बैठा था। तो उसने पहले देखा कि मतलब जैसे वहाँ टीचरों की बड़ी इज्जत है, तो आईडी देखा कि फुलब्राइट मतलब विजिटिंग लेक्चरर। तो देखा यू टीच हिम, यस आई टीच हियर, सो व्हाट्स द मैटर। मैंने कहा एक्चुअली वी आर पासिंग थ्रू एंड दिस गाय केम इन, ही स्पिट अपॉन अस एंड ही टोल्ड son of and our mothers are not, so I confronted you and I request you that you should please you ask the university to deport us to our country. We want to live with dignity. When I came here I had that person, this is the land of unity, opportunity, liberty and equality, but now I am facing racism. I really want to leave this place. वो इमोशनल हो गया। वो कह रहा है नो माय डियर वी आर नॉट लाइक दैट, आई विल स्क्रेच हिज हैप्पीनेस लेटर। उसको कह रहा है आई विल स्क्रीव हिज हैप्पीनेस लेटर, हे आई विल किक लाइक एनीथिंग, नो 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 वी आर नॉट लाइक दैट, वी बिलीव इन इक्वलिटी, हु टोल्ड दैट वी डोंट बिलीव इन रेसिज्म। हमको बट आई फेल्ट थिंकिंग नहीं नहीं विल टेक सो मोटो कॉज। उसके बाद हमें छोड़ दिया तुरंत तीनों को, यू आर फ्री, आई विल फिक्स हिम। उसके बाद जो है जो भी किया हो, तो हमने कहा कि हम कहाँ जाएँ, यहाँ आप किसी जगह लाए हैं, वो भी रूजवेल्ट वाली सड़क पे। तो उसने फिर हमें मेट्रो स्टेशन भी ड्रॉप कराया। तो ऐसी 2-4 घटनाएं मिल लगा यार सेकंड सिटीजनशिप है यहाँ पे, अभी वो बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब मैं जो है आई विल गो बैक। हालांकि मेरे जो लैंडलॉर्ड थे वो रोमन कैथोलिक थे, तो वो बहुत कोशिश करते थे, मैं उनके साथ चर्च जाता था इसलिए कि फ्री खाना मिलता था, और वो ये सोचते थे कि ये कन्वर्ट होना चाहता है। तो पहले दिन लाए, मुझे बाइबल दी, मैंने पढ़ लिया, कुछ तो पहले से जाता था। तो बोले कि जो आता है ना एडम ईव ने एप्पल खाया, तो मैंने कहा ठीक तो किया कि सरपेंट ने उनको भड़काया। तो हम कहते ये यस दे डिड द राइट थिंग, अदरवाइज हम कैसे आते, हम आप तो होते ही नहीं फिर, तो सरपेंट के सपोर्ट में है। तो वो नहीं नहीं गॉड के बारे में आपको समझना चाहिए, कभी मैथ्यूज़ पे कभी किसी पे वो चर्चा करते थे। तो उनको ये लग गया था कि अब मैं बहुत करीब हूँ फिर एक दिन उन्होंने ऑफर भी कर दिया, I heard that everybody likes taller man. Why you're going back? How you do one thing? Accept Jesus, be my son-in-law. और अपनी बेटी का फोटो भी दिखाए कि वो वहाँ रहती है, शादी कर लो, यहीं रह जाओ मेरे पास। बहुत उनके पास मतलब काफ़ी बड़े आदमी थे। विलो क्रीक वहाँ एक जगह है विस्कॉन्सिन और उसके बीच में, तो उनका घर भी था, झील भी थी, पर्सनल बोट भी थी, सब था। मैडम नहीं नहीं आई हैव टू गो बैक, आई डोंट हैव एनी चांस टू बी हियर। आपकी झील आपको मुबारक, हमें हमारे बनारस की गंगा जी मुबारक। हाँ हाँ वो, और मैं मिस भी करता था बहुत ज़्यादा, मतलब कोई मतलब इंडियन दिख जाए ना तो लगता था कि उससे 2 मिनट बात कर लूँ, मतलब इंडिया टाइप कोई भी कहीं मिल जाए। तो बनारस, वहीं से मैंने लिखा भी था कि बनारस बिंदरे ये ज़िंदगी वीरान है, इस महानगरी का हर बाजार यूँ शमशान है, और चौक लहुरा बीर 80 और लंका की अदाएँ, कौन जाने ज़िंदगी में फिर कभी आए ना आए, क्या करेंगे यंत्र बनकर सोच मन हैरान है, ए बनारस बिन तेरे यह ज़िंदगी वीरान है। उन मनोरम गालियों की तिक्त मधु बौछार छूटी, घाट पर जो रोज घटती अल्हड़ी गुंजार छूटी, जो न तुझको जान पाया वो बड़ा अनजान है। जिंदगी क्या मौत में भी मस्तियाँ जो खोज लेता, राव हो या रंक शिव का नाम वो हर रोज लेता, सूल पर ठहरा शहर त्रिलोक से भी महान है, ए बनारस बिन तेरे यह ज़िंदगी वीरान है। क्या बात, और दम तेरे दामन में निकले बस यही अरमान है। तो ये लिखा, महसूस किया, फिर मैंने फैसला कर लिया कि नहीं जो भी होगा, और अब तो दरिया हूँ कहीं राह बना ही लूँगा। फिर हमारे एक गुरु थे शंभू गुरु, तो वो कहे देखो तुम बाहर जाके अगर एक आइलैंड भी ले लोगे और फिरोज खान की तरह सकाल की तरह हेलीकॉप्टर भी रख लोगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं है, गांव में 100 एम्बेसडर भी लेके घूमोगे तो थोड़ा रंगबाजी रहेगी, तो यहीं रहो, जो करना है यहीं करो। ये शंभू गुरु का ज्ञान, शंभू गुरु का ज्ञान था। तो ऐसे ही बहुत से गुरु हैं, कोई गणासा गुरु, कोई लोढ़ा गुरु, कोई शंभू गुरु, अकालू गुरु, ये सब गुरु ही हैं उधर, नत्थी गुरु, तन्नी गुरु। तो वो 80 के पास ही मेरा मोहल्ला भी है जहाँ मैं रहने वाला हूँ, यहाँ का। कहाँ पे? महाराष्ट्र में 80 घाट जो है, हाँ, 80 उसी के पास ही, सामने घाट के बीच में नगवा गांव है मेरा। हाँ, तो मेन वही है मेरा। तो ये लोग अपना बीच बीच में बोलते रहते थे कि यहाँ रहो। तो फिर मुझे भी लगा कि लाइफ में जो है अपने, ठीक है थोड़े दिन के लिए जाना आना लगा रहता है, तो वो सब चलता रहता है, लेकिन अपने जिस चीज़ के हम बने हैं
अगर उससे बहुत दूर रहे, और तो इसलिए बेहतर है कि मैं वहाँ जाके बेहतर रहूँगा। और ठीक ही रहा मेरा, मुझे लगता है मेरा फैसला ठीक रहा यहाँ आने के बाद। भाषाएं कौन कौन सी आती हैं आपको? भाषाएं मैं हिंदी इंग्लिश के अलावा उर्दू लिख पढ़ लेता हूँ। पंजाबी मैंने वहाँ से जाके सीख ली है, अच्छी ठीक ठाक लिख पढ़ लेता हूँ। अच्छा, गुरमुखी लिपि सीखी? हाँ, गुरमुखी लिपि सीख ली, बांग्ला लिपि भी सीख ली। और इसके अलावा मैं ओरिएंटल लैंग्वेज में अभ्रंश अच्छी आती है मैंने, अभ्रंश। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को अपभ्रंश के बारे में बताएंगे? अभ्रंश दरअसल जैसे जो वैदिक लौकिक संस्कृत के बाद प्राकृतों का समय आया, गौतम बुद्ध और ये महावीर के समय प्राकृतों में उनका साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य। तो ये प्राकृतिक भाषा है, आपको बिल्कुल बेसिक से बताना पड़ेगा। जी जी जी। तो प्राकृत जो है वास्तव में, जैसे आप ये समझ लें कि भाषा लगातार सरल हो रही है। तो ईसा पूर्व 500 से लेके और 1000 ईस्वी तक, ये जो 1500 का कालखंड है, ये है पोस्ट संस्कृत, यानी कि संस्कृत के परिवर्ती टाइम, जिसमें कि पाली, प्राकृत और अभ्रंश 3 भाषाएं आती हैं। अभ्रंश बाद में अवहट्ट हो जाती है, अवहट्ट से फिर खड़ी बोली, जब ये अमीर खुसरो वगैरह आते हैं, गुलाम वंश का शासन होता है, उसके बाद की भाषा जो बदलती है वो है नई हिंदी या पुरानी हिंदी, अर्ली हिंदी जिसको कहते हैं, जिसमें रासो काव्य वगैरह लिखे गए। तो जो अंतिम चरण है वो है अभ्रंश का। और अभी भी जैसे अभ्रंश में जो कथानक रूढ़ियाँ, काव्यगत सौंदर्य, काव्यशास्त्री प्रतिमान के हिसाब से जो शिल्पगत उसके जो लक्षण हैं। भाई साहब, पब्लिक को सब बाउंस हो रहा है, ब्रेक इट डाउन प्लीज। काव्यगत रूढ़ियां आपने बोल दिया, एक हाथ उदाहरण देके बताओ गुरु। देखिए मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे रस तो सबको पता है ना कि 8-9 रसों में कविता होती थी पहले, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस। जब जैसे रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गिरा निराला था, तो ये वीर रस की कविता है। तो वीर रस को हम लोग जैसे भूषण को पढ़ते हैं शिवाजी के लिए कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, तारा सो तरनी धूरी धारा में रहत जिमी थारा पे पारा पारावार यूं हलत है। इस तरह से मतलब पर्वत हिलते हैं, और पूरा मतलब जो है लगता है कि रात में ही दिन हो गया हो, क्योंकि इतनी धूल उड़ती है जब शिवाजी चलते हैं अपनी साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी। यही प्रवृत्ति आपको 1000 साल पहले आप चले जाइए, जैसे 700 में मिलेगी। विद्याहर लिख रहा है काशीश्वर के लिए, थानेश्वर का जो राजा है, भज्जी भंगा भग्गु कलिंगा तेलंगारण मुत्ति चले चंपारण कंपा पब्बा झंपा उत्था उत्थि उद्यरे मरहट्टा दिट्ठा सोरठा भ पापले काशी सल राणा क्यऊ पयाणा बिज्जा हरण भ्रमंती वरे। वो भी यही कह रहा है क्या कि भग्गु बंगाल जो है इलाका काप गया, भग्गु कलिंगा, कलिंग वाले मतलब उड़ीसा वाले भाग गए, तेलंगा जो तेलंगाना वाला इलाका है, रणमुक्ति मतलब रण मतलब जमीन जहाँ लड़ना है, मुक्ति चले मतलब वहाँ से वो भाग गए, चंपारण कंपा यानी बेतिया के राजा साहब कांपने लगे, पब्ब झंपा, पब्ब मतलब पर्वत है, पब्ब उसमें क ग च ज प या व, ये सारे शब्दों का उच्चारण अभ्रंश में नहीं होता है। जैसे राजा है तो रा कहा जाएगा, रा, राय से रा बना है ना। तो काशी सर रा क्यऊ पयाणा, कि जैसे वो प्रयाण मतलब करते हैं, बिज्जा हर भ्रमंती वरे, विद्याधर जो मंत्री वो भण मतलब कहना, वो कहता है कि जब ये चलते हैं तो ये सारे राजा छोड़कर भाग जाते हैं, राष्ट्रकूट हुआ उधर भाग जाता है ये। तो यही बात वो कह रहा है, तो ये रूढ़ी बन गई, काव्यगत रूढ़ी, इसी रूढ़ी पे अपनी बात कही जा रही है। अच्छा, अब जैसे वो मतलब लड़ने कोई गया है अपना किसी स्त्री का पति, तो उतना भरोसा उसको है, कहती कि जय भग्गा पारक कड़ा ते सही मज्जु पेड़, जय भग्गा अमह तड़ा तो ते मारिए डेढ़। मतलब कि जय भग्गा पारक कड़ा, पार मतलब उस तरफ के, जैसे पहले युद्ध होते थे ना, किले पे बैठ के महिलाएं देखती थी, तो अगर उधर भाग की तरफ धूल उड़ती जा रही है, इसका मतलब कि हम लोग जीत रहे हैं, और इधर आ रहा है अगर धूल का गुबार, क्योंकि ऊपर से और कुछ नहीं दिखता था। जैसे आप अभी किसी स्टेडियम में मैच देखें ऊपर जाके, तो खिलाड़ी पसंद नहीं, वो आप नहीं पहचान पाएंगे कौन खेल रहा है जब तक आप स्कोर नहीं देखेंगे। तो वो अगर इधर भागता हुआ सैलाब आ रहा है, तब ये जौहर की तैयारी कर लेती थी कि अब लग रहा है कि हार गए हैं, मरो, मतलब अब जल्दी से जौहर करो। तो वो कह रही है कि जय भग्गा पारक कड़ा, यानी कि उस पार की तरफ भीड़ भाग रही है, तो सही मज्जू पीण की, मतलब हमारे हस्बैंड अभी जिंदा हैं, उनकी कीर्ति की वजह से भाग रही है। और जय भग्गा अमह तड़ा, अब हमारी तरफ भाग के आ रही है, तो ते मारी ऋण, तब इसका मतलब वो मारे जा चुके हैं और हमें जौहर लगा देना चाहिए। इस तरह की भाषा है। और फिर अभ्रंश बड़ी रिच भाषा है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ,
रावण का डेथ हो चुका है, स्वयंभू मैं दरअसल क्यों पढ़ता था, उसका भी एक बड़ा मतलब मज़ेदार वाक्य है बताइए साहब। कि बनारस में जैसे जिसका बर्थडे आएगा किसी बच्चे का तो अखंड रामायण मान देता है। अब अगल बगल आपको लगातार एक हफ्ते से अखंड रामायण चल रहा हो तो आप पागल हो जाएंगे, वो भी लाउड स्पीकर से। मतलब एक ख़त्म नहीं हुआ दूसरा शुरू कर देता है, और वही बजाने वाले वही रहते हैं 24 घंटे एक संपुट पे, आपने देखा होगा। तो मैंने देखा कि ये लोग जो है दर्द नहीं समझते। अब मैं इनको बताता हूँ दर्द क्या होता है। तो मैं दो, पहले डेक नहीं होते थे जो डेक, 2 डेक के बॉक्स लाया और आबादी की तरफ करके अभ्रंश रामायण पढ़ना शुरू किया कि चिणे चिणा में रावणे पई बीणु को विज्जा आ रहा है पई बुणो चंड हाथ कोई जज्जई हैं हिय कुडुक्कई गोरडी गयणु गुडुक्कई मेऊ वाशारती पवासुअ पस्मासंगडुएऊ, ऐसे कर करके आगे। तो पुत्ते जाए कवण गुणु अवगुणु कौण मुएण जा बप्पी दी भूहणी चंपी जय अवरेण। लोग आए, भैया ये का होता हो यहाँ पे, कबीर रामायण कथा चल रही, हाथ जोड़, और मूर्ति उर्ति उसी तरह। कहीं भैया कौन भाषा में है, कब राम कथा चल रही सुनो। कि भाई साहब वो तो ठीक है, रात भर सो नहीं पा रहे, चल क्या रहा है। क्या अब समझ में आया दर्द क्या होता है। तुम लोग सुबह सुबह जब दीनदयाल विरुद्ध संभारी 2 बजे रात तक, उसके बाद सुबह होते ही अब वहाँ हाँ करना है घर में करो, लाउड स्पीकर लगा के सबको। हाँ, नहीं वहाँ चूंकि हम लोग को पूरा सुंदरकांड बचपन से याद था, तो होता था कि भाई पुनि बहोरी की निस बहुमाया जीतन जाई प्रभंजन जाया, तो हो गया सुंदरकांड चल रहा है, हनुमान जी यहाँ पहुंचे। लेकिन अब इसमें कोई अब कल्पना नहीं कर पा रहा था ना कि अभ्रंश में क्या चल रहा है, वो चट गया रहे थे क्योंकि ऐसी लैंग्वेज में चल रहा है। और भाई राम का नाम है, कोई मारे कर नहीं सकता था कि धर्म का काम है। अब तुम्हें लगा कि दर्द क्या होता है। 4-4 दिन तुम लोग का साला बच्चे का बर्थडे है, किसी का मुंडन है, खुश होते हो तो बस 24 घंटा अखंड रामायण, ये क्या मतलब है। अरे खुद सीखो बैठ के। तो फिर जो है लोग मान गए कि नहीं थोड़ा धम कम किया जाए, लाउड स्पीकर कम किया जाए। हम वैसे अपने गले से चिल्लाओ क्या मतलब है। अब हर तरफ चारों लगा करके, बल्कि 2 पुलिस वालों से मैंने कहा भी कि इसी में एक आध गोली मार दो। बोला अरे राम कथा चल रही है, आप गोली मरवा रहे, गजब आदमी है फालतू। तो खैर मतलब इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति की है। और पंडित जी को बगल में जाके मैं, जैसे शिव की एक स्तुति है अभ्रंश में, तो वो करता था क्या चढ़ाने के लिए। वो उसमें मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें यह है कि बहुयथम फणिधारा करके अभ्रंश भाषा में है। तो वो कहते थे ये क्या कर रहे हो। तो हम लोगों ने कहा कि भाई संस्कृत में लोग आते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कर देते हैं। कुछ लोग है शिवनाथ की उनकी आरती पढ़ देते हैं, एकानंद चतुरानंद पंचानंद साझे। तो हिंदी और संस्कृत में लंबी लाइन है। तो अभ्रंश में जब प्रार्थना करूंगा तो प्रभु हो सकता है इधर ध्यान दे दें। तो उसी साल मेरा महिला विकास अधिकारी में हो गया पीसीएस के थ्रू। तो लिट्टी चोखे का दावत दिया तो उनको ही बुलाया। तो पंडित जी अब आते ही कह रहे हैं, मैं तो उनका दिमाग चाटने के लिए करता था ये। वो कह रहे देखा इनका बातें अलग रहल, प्रभु के यहाँ दूसरे भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तुरंत सुनवाई हो गई, लेकिन नौकरी मिल गए। अब लोग हमसे कह रहे हैं भैया कौन प्रार्थना थी बताइए, हाँ नौकरी मिल जाए। तो हिंदी में देखिए क्या है कि हिंदी में जब भी, जैसे आपने पहली क्वेश्चन किया था ना कि एमए में करते समय लोगों को लगता है ये कुछ कर नहीं पाएगा, इस मामले में शंभू गुरु बहुत काम के थे। बोले बेटा देखो तुम छिनैती भी करो तो एकदम दाऊद इब्राहिम लेवल का करो, हाँ कमीनेपन पे उतरो तो ऐसा उतरो कि मतलब रिकॉर्ड तोड़ दो, 1 से 1 गुरु घंटालों का। और मतलब रोमेश भंडारी का रिकॉर्ड तोड़ दो। रोमेश भंडारी उस समय बहुत बड़ी वहाँ के लोकल राज्यपाल, नहीं ये वो नहीं रोमेश शर्मा, सॉरी रोमेश भंडारी, रोमेश शर्मा, हाँ वो बहुत, अरे वो जो हेलीकॉप्टर घर में बंगले में छिपा लिए, वही छिपा लिए थे। वो करना हो तो ऐसा करो, तो जो करना है टॉप पे जाओ। डकैती करनी हो तो मलखान सिंह टाइप की, कि लेकर निकलो बागी बन के 20 को उड़ा दो, उसके बाद विधायक बन जाओगे। तो वो एकदम सीधे सीधे बोलते थे शंभू गुरु। शंभू गुरु ने एक दिन पब्लिकली, क्या हुआ कि कुछ बात थी, वो लोग भाषण दे रहे थे, उनका हम भी देंगे। तो मैंने कुछ वहाँ बोला कि हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, गड़ी ये सिविक सेंस में नहीं है। तो उन्होंने सीधे बोला कि देखिए भले ही ये नीच कुल में पैदा हुआ है लेकिन बुद्धि का विकास इसका उच्च कोटि का है। तो हम कहे गुरु ये बतावे तुम मतलब प्रशंसा कर रहे हो कि क्या, मतलब यादव है तो नीच कुल में पैदा हुआ है लेकिन बुद्धि का विकास उच्च कोटि का है। तो फिर मैंने वहाँ पे एक शास्त्रार्थ प्रतियोगिता हुई, उसमें भाग लिया, फिलॉसफी पढ़ता ही था, तो मैं जीता। तो मेरा बाकायदा साफा बांध के पंडित की उपाधि मिली। तो पंडित मतलब मुझे वहाँ पे विद्युत परिषद ने सम्मानित किया। हाँ तभी से वो नाम आप देखते हैं ना, पंडित कुंदन यादव, हाँ जी हाँ जी, फेसबुक पे जो है। हाँ तो योगीराज भरती संस्थान ने सम्मानित किया कि नहीं ये बात नहीं है,
नीच वीच की बात नहीं है। आप अगर पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे स्कॉलर हैं। पर गुस्सा तो आता होगा इस तरह के कास्ट रिमार्क। नहीं, उसके बजाय बल्कि आप मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई कास्ट में, मतलब साधु। अब जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, कबीर की लाइन है, साधु देखो जग बौराना। तो अगर आप इस समय में आने के बाद भी, जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये जेएनयू से हम लोग को मिलता था ना, जो हाफ जैसे कंसेशन पे घर जाने के लिए एक पर वो बुक मिलती थी, पर्ची, जो टिकट लीजिए तो आधे पैसे लगे। हाँ, 50% छूट। तो मैं एक बार जा रहा था, तो किसी और ट्रेन में नहीं मिला, काशी विश्वनाथ ट्रेन में मिला रिजर्वेशन। तो मैं जैसे गढ़ मुक्तेश्वर के बाद गजरौला आता है, तो मैं नीचे गया चाय पीने, तो देखा खटाक से लोग आगे भीतर भर गए हैं। तो मैं जब आया तो मेरे लिए जगह नहीं थी, तो मैंने कहा कि भाई, बोले आपकी कौन सी सीट है? मैंने कहा आप जिस पे बैठे हैं। तो उनका बच्चा पढ़ रहा था चंपक, तो बहुत देर लगाता था पढ़ने में। तो मैंने कहा तुम थोड़ा तेज़ पढ़ा करो यार, ऐसे कहाँ रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अच्छा, मैंने एक अल्फ़ा रीडिंग टेक्निक होती है, आप लोगों ने अगर नेट पे देखेंगे, राज बापना की टेक्निक है अल्फ़ा रीडिंग। तो मैं आमतौर पे सामान्य गति से 3 गुना तेज़ पढ़ लेता हूँ। उसका फ़ायदा होता है रिवाइज़ करने में। जैसे कुछ आप रिवाइज़ कर रहे हो तो 3 गुना तेज़ आप कर सकते हैं। अब मुझे देखते ही मैं पढ़ लेता था। तो मैंने बोले नाम, तो उसने कुछ नाम बताया, फिर मुझसे पूछा, उसकी माँ ने कहा कि इनके नाम पूछो। मैंने कहा कुंदन। कह रही पूरा नाम पूछो। तो मुझे लगा अच्छा, इसका मतलब ये लोग जाति जानना चाहते हैं। तो बोले ये देखिए, हम लोग बनारस में डोम है, लाश फूकते हैं। तो मैं, डोम क्या लिखेगा, कुंदन से ही काम चल जाता है। तो इसके बाद वो लोग सब खिसक गए, तो सीट बच गई, तो मैं सो गया आराम से। वो टीटी आया बाद में, बोल रहा है कि कुंदन यादव कौन है? तो बोले हाँ। तो बोले आप यादव हो कि आपने डोम क्यों बताया? हमको इसलिए कि सीट खाली कराना था, और आपको इतना छूत लगती है तो ये आप हेलीकॉप्टर रख लो, अपने घर से सीधे वहीं पहुंच जाओ। जब इस देश में ट्रेन आ गई थी, उसी समय जाति प्रथा को जंग लग गया था। जिसको बैठना बैठेगा। और पहले तो नीचे, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, कारपेट होता था ट्रेन में। पहले आपके पुरानी ट्रेनों में देखें, जब अंग्रेजों के ज़माने में, तब 19वीं सदी की ट्रेनों में तो कारपेट रखते थे, और कोई फर्क नहीं, जिसको जहाँ बैठना है अपना पालथी लगा के बैठता था। सीटें तो बहुत बाद में आई, सीटें केवल उनके क्लास में होती थी, थर्ड क्लास में सीट नहीं होती थी, केवल सेकेंड उसमें होती थी। अब इस ज़माने में भी अगर कोई कास्ट को लेकर के कि हम बड़े पवित्र हैं, हमारे एक मित्र थे, उनको भी लगता था कि हम जो है मतलब बहुत पवित्र खून मेरा है। तो मैंने एक दिन बोल दिया, बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कि देखो सबसे गंदा खून मेरा है, सब मिला जुला, हूण कुसाण फुसाण सब मिला दो, सब मेरे भीतर है। मैं अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि वहीं सबसे पहले आदमी हुआ है। हुआ ये कि 4 पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, तो 4 लोग एक बराबर ग्रेड में थे। तो उसमें एक दलित कम्युनिटी का भी लड़का था। तो वो आए, देखे, तो उन्होंने कहा कि देखो आजकल कुछ गाली, मतलब स्लैंग लगाते हुए, ये सब इंटेलेक्चुअल जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए, अरे तो क्या करें, हम गलती तो हम ही लोगों की है ना। इनकी मतलब बहन बेटियों को हमने ऐसे प्रेग्नेंट किया, तो दिमाग जो है, ये उन्होंने कहा। तो मैं वहीं खड़ा था, तो मैंने बोला लेकिन इसका जानते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ होगा, कि उधर से कुछ मटेरियल इधर भी आया होगा। तो उसमें जैसे देखो, रंग तुम्हारा भी सांवला है और तुम्हारा ग्रेड कम है, तो लगता है कि उधर से कोई क्रोमोसोम इधर आ गया है। तो उनको तो काटो तो खून नहीं होगा। उसके बाद मुंह फुला के चले गए। चूँकि मैं आर्म रेसलिंग चैंपियन था, उनको पटक चुका था 2 बार, तो मेरे से पंगा लिया नहीं। जाके कर देंगे। वो अपने किसी बड़े आका से बोले कि उसको पीटना है, तो बोले चुपचाप बैठो, उसने सही कहा है। तुम जेएनयू आने के बाद भी अगर इसी ग्रंथि के शिकार रहे। वो अपनी थाली भी अलग रखते थे। हमने कहा थाली अलग क्यों रखी है? तो बोले कि सब मियाँ भी इसी में खाते हैं ना, तो इसलिए। बाकी तो ठीक है, मियों से थोड़ा सा दिक्कत है। फिर मैं एक जगह पढ़ाने जाता था, तो बहुत बड़े आदमी के यहाँ, तो मुझे जो पढ़ाने जाता था, तो लड़के उनके दोनों देखते थे कि रोज़ एक ही चीज़ पहन के चला जाता था। मुझे भी लगता था कि दूसरा कुछ। तो उसने बहुत अच्छा एक स्वेटशर्ट लिया था, तो मैंने कहा यार इसे दे दे। तो मेरा जैकेट था चमड़े का, तो कह रहा नहीं इसको हटाओ, लगता है सब मतलब चमड़े का काम करने वाले सब आके घेर लिए हैं। तो हमने कहा था जो जूता पहनते वो कोई बाबू साहब थोड़े बनाते हैं, वो भी तो वही बनाती है कास्ट, चर्मकार लोग ही बनाते हैं। कर रहे वो तो सही जगह है ना, पैर में है तो उनको वहीं रहना चाहिए। ऐसे लोग भी। लेकिन कास्ट को लेके, जैसे कोई किसी की अगर कास्ट में अभी भी बरत रहा है, तो वो तो मूर्ख है, फिर क्या किया जाए। आज के ज़माने में वो आप जो है
या तो किसी टापू पे चले जाएं, वहाँ कास्टिज्म मेंटेन करें, अदरवाइज तो कास्ट को लेके किसी प्रकार का दम्भ भी रखना मूर्खता है। अकादमिक जगत में भी होता है इस तरह का? एकेडमिक में तो होता है। देखिए ये सब चीज़ें खास करके, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि आप हिंदी में थे तो पढ़ते लिखते रहते हो, आप क्यों नहीं उधर ट्राई किए। मैंने ट्राई किया था और मैंने पाया कि मेरे बल्कि एक नामवर जी, जो स्वर्गीय नामवर सिंह जी ने भी कहा कि तुम जो है, तुम्हारी जातिगत स्थिति जो है हिंदी के प्राध्यापक होने के लिए ठीक नहीं है। मतलब आपका नाम कुंदन यादव है इसलिए आप हिंदी के प्रोफेसर नहीं हो सकते? ये मैंने जिन छात्रों की मौजूदगी में उन्होंने कहा मेरे से, ये मतलब मैं कोई बड़े ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पब्लिश्ड है उनके होते हुए भी समय, मतलब राष्ट्रीय सहारा के संपादकीय में इसको लिखा भी था, ये पब्लिश्ड है। और लोगों के सामने उन्होंने कहा, 2 लोगों को कहा कि तुम दोनों ऐसा करोगे, सिविल भी दो तो तुम्हारे चांस हैं कि तुम पास हो जाओगे। खैर हम लोगों ने दिया, अगले साल पास भी हो गए। तो उन्होंने और सही भी कहा उन्होंने, क्योंकि इस समय खास करके मतलब 3-4 इंटरव्यू मैंने दिए तो पाया कि आप फुलब्राइट वगैरह इनका कोई महत्व है नहीं, टॉपर है या क्या आपका रैंक है, कितना ग्रेड है, इसका महत्व नहीं है। वो या तो आपके ऊपर किसी वरदहस्त का हाथ हो, मतलब या भाई। हाँ, वो मैंने सुना है, मैं तो कभी दिया नहीं, हालांकि आपकी तरह हमने भी नेट क्वालिफाई कर लिया था। जी, है ना? पर मेरे कई मित्रों ने कहा कि यार तुम तो पत्रकारिता में चले गए, मजे के लिए दे आओ एक बार, पर वो तजुर्बा मैं कर नहीं पाया। मैंने सुना है कि कई बार इंटरव्यू 2-2 मिनट में खत्म हो जाते हैं DU नहीं, के एक बार मुझे जलील करने के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इतने बड़े मंच से, उन्होंने कहा कि हिंदी लिख के दिखाइए, पेपर पेन दे दी और हिंदी लिख के दिखाइए। तो 5 स्क्रिप्ट मैं लिख सकता था, तो मैंने लिखा, मतलब देवनागरी में लिखा और रोमन अपभ्रंश की भाषा देवनागरी है, रोमन में लिखा, ये उर्दू में लिखा नास्तालिक में, फिर आपका गुरमुखी में लिखा और बांग्ला में लिखा। इसमें तो हिंदी मैंने लिख दी और 2 फर्जी की डिजाइन बना दी कि ये चाइनीज़ में है, जापानीज़ में भी है। तो उनका मुंह लटक गया। हमने कहा ठीक है, जब ये तो इधर उधर करके कि ये सर ये किस स्क्रिप्ट में लिखें, तो उन्होंने कहा कि जितनी लिपियों में लिख सकते हैं लिखें। तो मैंने ये लिख दिया, तो उनका जो है मुंह थोड़ा बाद में लटक गया था। लोगों ने मजाक बना लिया ना कि देखिए चाइनीज़ और जापानीज़ में दे रहा है। मुझे भरोसा हो गया था कि मुझे लेंगे नहीं। किस तरह के तजुर्बे होते हैं, थोड़ा सा बताएं। वो जाते ही जैसे आपको JNU देख करके कोई पूछना शुरू कर दे कि मार्क्सवाद के बारे में बताइए। अच्छा, हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो JNU में है वो मार्क्सवाद का विद्वान है। और राष्ट्रवाद के बारे में फिर तुलसी कबीर पे आ जाएगा, वो तुलसी के बारे में पूछेगा। कबीर वर्सेस हैं, तुलसी वर्सेस कबीर। कबीर बेहतर है कि तुलसी बेहतर है? हमने कहा सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि शाही पनीर बेहतर है कि मलाई कोफ्ता बेहतर है? दोनों ही अच्छे हैं। हम तो दोनों बोले नहीं, बेहतर कौन है? तो सर बेहतर का तो पैमाना नहीं होता। आपको कहा जाए प्रिय कवि, तो आप किसे चुनेंगे? दोनों ही एक चुनना हो तो किसे चुनेंगे? तो तुलसीदास को मान लीजिए मैंने कह दिया, तो क्यों चुनेंगे तुलसीदास को? तो क्यों चुनेंगे, इसका कोई जवाब तो है नहीं। पसंद तो पसंद होती है। अब आप गुलाब जामुन क्यों पसंद करते हैं, लड्डू क्यों नहीं करते हैं, या पतीसा क्यों नहीं करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। हाँ, ये जैसे देखिए मैंने एक बार और महसूस किया, जब मैं UPSC का इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे इतने कम नंबर नहीं दिए जाएंगे इंटरव्यू में, जितने बहुत कम नंबर दिए गए। कितने? 137 नंबर दिए गए 300 में, जो कि जब मैंने बताया तो मेरे गुरुदेव पुरुषोत्तम साहब ने खुद कहा कि हिंदी वाले सांप हैं, अपने ही लोगों को खाते हैं। और ऐसा उन्होंने इस बिना पे कहा कि मेरे से जैसे मैं PhD करके आया, फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे गया, तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बाकी बहुत अच्छा चल रहा था इंटरव्यू, और उन्होंने बल्कि बोला कि आप इंग्लिश मीडियम में दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। तो बोले आपने हिंदी मीडियम क्यों चुना? हमने कहा सर सरलता के लिए, समटाइम्स आई लैक ऑफ वोकैब्स, सो दैट्स व्हाई आई चोज टू डिलीवर माई इंटरव्यू इन हिंदी। और चूँकि मीडियम है तो क्यों नहीं देंगे? तो बोले अच्छा ठीक है। लिंक के रायपाल ने पहले इंग्लिश में बात की, बहुत। किसका बोर्ड था? के रायपाल साहब का। बहुत लंबे समय तक वो इंग्लिश में उन्होंने जो पूछा, इवन लिंकन की पार्टी तक पूछी, मैंने वो भी बता दिया। अमेरिका से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे। हिंदी में जब आया तो हिंदी विशेषज्ञ साहब ने पहला ही क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये बताइए प्रोक्ति की परिभाषा दीजिए, और प्रोक्ति क्या है इसका उदाहरण दीजिए। मैंने कहा नहीं आता है। दूसरा उन्होंने कहा कि विशेषण विपर्यय किसे कहते हैं? मैंने नहीं आता है। फिर बोला भुजंग प्रजात छंद का उदाहरण दे सकते हैं? परिभाषा नहीं। तो ये कहने के बाद उन्होंने बोल दिया कि इनका बेसिक उतना है नहीं, भले ही मतलब कितने बड़े स्कॉलर हों।
तो ये मैं कहना चाहता था, लेकिन अब चूंकि उस समय आदमी नहीं कह सकता कि सर ये जो आप पूछ रहे हैं ये हिंदी साहित्य की चीज़ें नहीं हैं, ये संस्कृत काव्यशास्त्र की चीज़ें हैं। आप नाफिज करके पूछ रहे हैं तो आप मेरे पीएचडी टॉपिक पे पूछो, आप मेरे दलित विमर्श पे मेरा काम था उस पर पूछिए, अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर पूछिए, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इन तीनों से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दी उन्होंने, और बाद में 138 नंबर मुझे मिले, जबकि मेरा 1047 नंबर था, और मुझसे मतलब 30-30 नंबर नीचे के लोगों को मतलब प्रॉपर आईएएस भी मिल गया। तो अगर जैसे मुझे भी 26 नंबर से मैं आईएएस चूक गया, तो अगर 26 नंबर और मिले होते तो मैं प्रॉपर आईएएस में होता। फिर मुझे मतलब इंटरव्यू में कुछ ऊटपटांग सवाल भी पूछे जाते हैं? हाँ, बहुत। जैसे अब ऊटपटांग में ये बोलेंगे कि मान लीजिए अब आपको जैसे वित्त मंत्री बना दिया जाए तो आप अभी की जो सूरत हाल है उसमें क्या करेंगे। तो अगर आपका अच्छा पकड़ नहीं है तो आप क्या बताएंगे। कुछ लोग होते हैं बोल देंगे कि सर पहले तो मतलब जैसे मान लीजिए आज की सूरत हाल में कोई कह दे कि जी हम फला काम ना करके ये करेंगे, तो गवर्नमेंट के खिलाफ जाती है बात। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इसका छूट नहीं होता कि आदमी क्या बोले। अब जैसे एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनका नाम मैं क्या लूँ, वो गए थे जब इंटरव्यू देने, तो उनसे पूछा आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम चैलेंज है, सेवा करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। बोला नहीं, सही सही बताओ, एक बिहारी आदमी आईएएस क्यों बनता है हमें पता है, ताकि दहेज मिले। तो उन्होंने रिवर्स बोल दिया कि आप लोग क्यों बनना चाहते थे। तो उन्होंने फिर वही क्वेश्चन पकड़ लिया कि हम चाहते थे देश आगे बढ़े। कहते इसलिए तो देश का बंटा ढार हुआ पड़ा है, अभी 400 टन सोना गिरवी रखा गया, इसीलिए बनने थे आप लोग। तो उन्होंने कहा आप जा सकते थे। बोले हम नहीं जाएंगे। तो बोला कि दूसरे को 35 मिनट दे रहे हैं, मुझे 12 मिनट का मैं पर्चा निकालूंगा। तो बोर्ड जेएनयू के थे क्या? हाँ, जेएनयू के थे। बोर्ड शांत बैठा था और वो भी शांत बैठे थे। उसके बाद 35 मिनट बाद बोले अच्छा अब आप जा सकते हैं। बोले हाँ आप जाएंगे। कौन थे? उनका नाम पब्लिकली मैं नहीं लूँगा, पर वो आपको मिल जाएंगे इस समय। हालांकि वो बहुत बड़े जानकार हैं, मतलब कई बार जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह कर डिबार कर दिया गया उनको कि मतलब बोर्ड सदस्यों से, फिर वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए। और बट बहुत विद्वान आदमी है, मतलब 15-20 भाषाएं हमेशा लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे। एक बार मैं गया तो बोले कि आप नारकोटिक्स में हैं। बोले जी हाँ नारकोटिक्स में देखता हूँ। बोले आप मुझे किसी तरह से 1 किलो चरस कहीं से व्यवस्था कर दीजिए, आप तो काम के आदमी हैं, इसी काम का नहीं है। तो जो जिसको उन्होंने ये काम का नहीं कहा, तो कॉन्सुलेट जनरल था वो जो बैठा था उनका बैचमेट था कॉन्सुलेट जनरल थाईलैंड का। हाँ। और इधर जो बैठा था वो कोई सेक्रेटरी था, दोनों ऐसे चुपचाप बैठे थे और उनसे गालियाँ सुन रहे थे। आए थे मिलने, जेएनयू में ही सीनियर है, सीनियर क्या मतलब बैचमेट है तो बैचमेट होता है। तो उनसे उल्टी सीधी कह अरे आप काम के आदमी हैं महाराज, आपके पास कस्टम एक्साइज से ये है वो है, नारकोटिक्स भी है। तो मैंने कहा ठीक है कभी पोस्टिंग होगी तो मैं आपको देखूंगा, फिर क्या कर सकता हूँ। मैं इस तरह कह के एक बार फिर मिले तो पूछे कि पोस्टिंग नहीं हुई क्या नारकोटिक्स में। हमने कहा नहीं अभी नहीं हुई, अभी तो मैं यहाँ पे सर्विस टैक्स वसूल रहा हूँ, बाद में कभी जाऊँगा, वो सीनियर लेवल पे होती है। ऐसे तो है। और पूरी ज़िंदगी यहीं जेएनयू में ही। उसके बाद 90 के आसपास उन्होंने दिया था जब चंद्रशेखर की सरकार थी, चंद्रशेखर साहब ने, क्योंकि उसी समय सोना गिरवी रखा। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग भी आईएएस रहे, तुम्हारी वजह से सोना गिरवी जा रहा है, तो तुम लोगों ने क्या कर लिया। तो ये तो ऐसे भी लोग हैं। तो कमाल जी। पर बहुत इस तरह की दंत कथाएं चलती हैं, इस तरीके दंत कथाएं चलती हैं, उसमें लोग जोड़ जाड़ भी देते हैं। और लेकिन होता है ना, पर्वत अगर वहीनमान है तो धूमवान है तो वहीनमान होगा, कहीं ना कहीं कुछ आग भी होती है उसमें तभी। अब वो लेकिन आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। जैसे जो लिखने पढ़ने का काम है, कहानियाँ बनती कैसे हैं, यही दंत कथाएं धीरे धीरे आदमी कल्पना से कुछ कहानी में भी इसका यूज कर लेता है। मैं मुजफ्फरपुर में जब था ऑब्जर्वर, आप लोग भी गए थे, तो वहाँ एक बहुत बड़ा काफिला जा रहा था, कोई नेताजी थे उनके साथ, जैसे परमिशन लेनी पड़ती है कि इतनी गाड़ियों के साथ आप कैंपेन करेंगे। तो उसमें उसकी डबल ट्रिपल गाड़ियाँ चल रही थी। तो मैं उधर से सामने से आ रहा था, मैंने रोका उनको कि भाई इनको रोको। तो पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि सर इनको रहने दिया जाए। मैं क्यों? तो सर यहाँ के बड़े सम्मानित माफिया हैं। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मतलब माफिया सम्मानित, ये पुलिस वाला बोल रहा है, बाबू फला सिंह, रोको फालतू बात करते हो।
तो रुकवाया, तो आए, पहले तो ऑब्जर्वर सर को नमस्कार रहेगा, मैंने कहा आपके पास कोई कुछ मतलब लिहाज है कि नहीं इलेक्शन कमीशन का? और नहीं सर, हुक्म करें, अक्षरशः पालन किया जाएगा। तो अक्षरशः सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाषा में अक्षरशः ला रहे हैं। मैंने कहा ये गाड़ियाँ आपके साथ? अरे वो हमारा साथ नहीं है सर, हमारा साथ नहीं है, वो आपके पीछे चल रही हैं। तो एक लड़का था, उसको वो उतरा उसमें से, ड्राइवर हमने कहा इनको इम्पाउंड करो, जब तक इलेक्शन नहीं होगा इम्पाउंड करो गाड़ी को। एंडेवर गाड़ी थी नहीं बिल्कुल। तो जब वो उतरा तो उसको वो क्वेश्चन कर रहा है, कौन है रे तुम, काहे रे हमारा पीछा कर रहा है, विरोधी पार्टी का सब बेइज्जती कराता रहता है पदाधिकारियों के सामने। तो मैंने पूछा क्यों कर रहे हो? तो वो उसने जवाब दिया, सर गजबे कर रहे हैं, हमारे सगे जीजा जी हैं, कह रहे हैं कौन है रे तुम। तो मैंने कहा ये तो कह रहा आप जीजा जी हैं। अरे सर बिहार में पूरा इलकवे जीजा बोलता है तो क्या लेकर, किसका मुंह धरेंगे? अब देखिए ना, दरभंगा जाते हैं तो सब मौसा जी कह के सला बगली तक में हाथ डाल देता है कि मौसा जी हैं तो पैसा दीजिए। तो ये तो बिहार है। तो मैं भी लाचार था, ठीक है ये तो बिहार है, मैंने भी पीछा छुड़ाया, अच्छा बाकी को हटाओ। तो ऐसी चीज़ों से कहानियाँ बनती रहती हैं, बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। ऑब्जर्वर के तौर पे तो आपके खूब तजुर्बे रहे होंगे बिहार के अलावा, और कहाँ कहाँ ऑब्जर्वर रहे? मैं एक्चुअली पहली बार जब ड्यूटी में था तो मेरी मतलब ड्यूटी से शायद माननीय चुनाव आयोग बहुत प्रसन्न हुआ, और एक बार उन्होंने मेरे जैसे छोटे ऑफिसर को एक मौका दिया कि पूरे देश भर में ऑब्जर्वर्स को मैंने 8 मिनट तक संबोधित किया कि किसी भी कंसाइनमेंट में जो कंसीलमेंट को, ई वे बिल को कैसे हम पकड़ सकते हैं कहीं से भी, मतलब जीएसटी अधिकारियों के अलावा लोग कैसे पकड़ सकते हैं, इसका मैंने उनको ट्रेनिंग दी। तो ये मुझे, और उस वजह से हमने, फिर मैं टूटूकोडी में था, टूटीकोरिन में, तो जो स्टेट ऑब्जर्वर ने पूरे प्रदेश का दौरा किया तो माना कि टूटीकोरिन का काम सबसे अच्छा चल रहा है, तो मैं बेस्ट ऑब्जर्वर के तौर पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले। बहुत सख्ती करते हैं आप। अब देखिए मैं अभी पिछली, कोई शराब कैश हथियार कुछ नहीं जा पाएगा? नहीं वो मेरे रहते नहीं जा सकता। और अभी जैसे इलेक्शन कमीशन को लोग कई बार कहे कि नहीं डाइल्यूट है ये, ऐसा कुछ नहीं है। अभी गुजरात में मैं था, मैंने सत्ता पक्ष के 15 गाड़ियाँ सीज की, 2 लोगों को जेल भी भेजा, और कुछ भी नहीं ऐसा कि मेरे साथ, मुझे था कि कहीं मुझसे कुछ खामियाजा भुगतना पड़े, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन का जो इकबाल है वो बुलंद रहना भी चाहिए, नहीं तो फिर लोग जो लोकल अफसर हैं वो दबाव में रहते हैं थोड़ा सा। तो इलेक्शन कमीशन है तो छोटे से छोटे आदमी को भी न्याय की उम्मीद रहती है। तो हमने उनके मतलब प्रतिमानों पे ठीक ठाक ड्यूटी, मुझे पता चला इसके ये होता है कि हर अभी देखिए नागालैंड में मेरा नाम डाल दिया था, हाँ। लेकिन फिजी जाना था विश्व हिंदी सम्मेलन में, तो इस वजह से उन्होंने फिर निकाला। अरे आप तो आते नागालैंड, हमारी वहाँ भी बैठकी हो जाती है। लेकिन अब कर्नाटक के लिए फ़ोन आ गया है कि बी रेडी फॉर कर्नाटक, बस तो कर्नाटक सो आर बी, तो ये चलती रहती है। अच्छा ये बताइए जी, एक आखिरी प्रश्न में, आप तमाम भाषाओं का आपने जिक्र किया, और हमारे न्यूज़ रूम को सबसे ज़्यादा आपका अपभ्रंश में रामायण पढ़ना पसंद आया, सब अपना काम छोड़ के सुनने लगे थे। नहीं उसमें एक छोटी सी बात मैं बता दूं, हाँ। इतना काव्यगत जिसको कविता पढ़ने का शौक है ना, उसके जो विम विधान और साथ में जो कथानक, मतलब जो आप मेटाफर दे रहे हैं, जिसको कहते हैं कि रूपक या उपमा या मेटाफर इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, वो इतनी हाई क्लास के हैं कि जो कि नॉर्मल कभी मुझे नहीं मिलेंगे। अब देखिए जैसे रावण मर चुका है और उसको आग बार बार विभीषण लगा रहे हैं, तो लेकिन वो जल नहीं रहे। अग्नि जो है, अग्नि खुद डरा हुआ है कि कैसे जलाएं। मान लीजिए अगर जैसे ही उठ गया तो मेरा क्या हाल करेगा, तो बाकी देवता कह रहे हैं भाई जला दीजिए, अब देखिए बहुत हो चुका। तो अग्नि कह रहा है उनसे कि आप समझ नहीं रहे कौन सोया हुआ है। इतना प्रताप था रावण का, तो ये बिंब विधान देने के लिए कि जैसे वो बैठता था रावण तो शनि को कुचल के बार बार जाता था। आप देखेंगे उसके सिंहासन के आगे शनिदेव लेटे हुए हैं, उस पर चढ़ के आता जाता था। तो अग्निदेव इतना डरा हुआ है, अग्नि ये कह रहा है कि नहीं कैसे, तो लोगों बोले कि नहीं अब आप जला दो। अच्छा ऊपर जो डिज़ाइन महल में है वो भी बहुत उदास है, मतलब मुस्कुरा रही थी जो डिज़ाइन है, उसके भय से वो एकदम सीरियस हो गई हैं कि शोक में है। तो चिड़े चिड़ावे रावण ही, तो सावनकार सरेंगरू उठा भी अंते बणु। तो वो कहता है कि अब जला दो। देखो ये अब उसको दूसरे देवता इंद्र समझाते हैं अग्नि को कि देखो अब ये अपने अपयश दूसरे की पत्नी को उठा के लाया था, तो ये इतनी ज़्यादा जिसकी बेइज्जती हुई कि वैसे ही जल चुका है अपने अपयश की राख में, अग्नि में, तो अब जला दो। तो अग्नि बहुत डरते डरते उसको जला रहे हैं। तो ये बिंब आपको कहीं नहीं मिलेगा।
कि अग्नि का ऐसा रूप कि मृत शरीर से अग्नि डर के भाग रहा है कि नहीं भाई हम इसको नहीं टच करेंगे, जी गया तो क्या करेगा। बिंब की बात कर रहे हैं, होली आने वाली है, जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6 मार्च का दिन है, 2 रोज़ बाद होली है। जी जी। तो ब्रज भाषा में भी आपने कुछ लिखा है? हाँ, ब्रज मेरी सोरठा लिखे हैं? नहीं, सवैये में लिखता सवैये हूँ। लिखे। और ब्रज में क्या है कि अभ्रंश का जो थोड़ा बहुत विद्यार्थी होने के कारण मैं ब्रज को साथ लेता हूँ, और ब्रज के लोगों ने सर्टिफिकेट भी दे दिया है। दे दिया? हाँ, ब्रज के लोगों ने यह सर्टिफिकेट दे दिया कि आप बिल्कुल घनानंद और बिहारी की थीम पे लिख रहे हैं, जो इस समय नहीं लिखा जा रहा है। ओके। तो मैं ये सब हिंदी के महान कवि हुए हैं ब्रज भाषा के, रीति काल के और भक्ति काल के, घनानंद बिहारी। हाँ। तो उस जैसे पिच पे जो कविताएं लिखी जा रही थी वो 17वीं शताब्दी 18वीं 19वीं बंद हो गई। अब तो खड़ी बोली का युग है, लेकिन ब्रज भाषा की उसी रीति को लेकर के तो मैंने वहाँ पे कई प्राध्यापकों को और कुछ विद्वानों को, पत्रकार बंधुओं को भी भेजा। वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि मेरा कैरियर पत्रकार के तौर पे शुरू हुआ था, और मैं लेकिन उन समय का पत्रकार था जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। जो ब्लॉग बनते थे ना उल्टे, तो जैसे शब्द दिए जाते थे, जो राइटर्स होते थे कि 80 शब्द में खबर बनाओ, खबर बता दिया ये हुआ है, तुम 90 शब्द में बनाओ, 100 शब्द में बनाओ, ताकि वो ब्लॉग सही बन जाए। तो वो मैं बैठ के लिखता था। साप्ताहिक हाथरस समाचार और दैनिक वर्तमान और काशी हलचल तीनों के लिए लिखता था। छोटे छोटे पेपर थे। तो मतलब ग्रेजुएशन के दौरान मैं छोटी मोटी ये सब भी काम करता था। क्या बात। 800 रुपये वेतन मिल जाता था, उतने बहुत होते थे उस समय। तो ये जो मैंने भेजा तो लोगों ने ये कहा कि अभी फिलहाल सवैया के उस फॉर्म में लिखा नहीं जा रहा है। तो ये छंद का एक प्रकार होता है। सवैया जो है, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, मानुस हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो ये सवैया छंद है। उसी छंद में ब्रज भाषा में कृष्ण की, होली की और मतलब भक्ति की बहुत सी रचनाएं की गई हैं। तो एक पूरा विधान है सवैया छंद। मैं लिखता हूँ, और अभी परसों राजकमल प्रकाशन ने मुझे बुलाया था बातचीत के लिए यहाँ पे विश्व पुस्तक मेले में। मैं और कैलाश सत्यार्थी जी दोनों साथी थे। तो उन्होंने वहाँ पे बोला है कि आपका सवैया छंद 100 के आसपास हो जाए तो उसको हम पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे। अच्छा। तो एक ऑफ़र भी है। एक और ऑफ़र है कि अभ्रंश की प्रेम कविताओं का संकलन निकाल दूं, क्योंकि जो वर्तमान पीढ़ी है वो बिल्कुल नहीं पढ़ रही है, बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो उसका एक हम जो है मैं मतलब निकाल रहा हूँ। दफ्तर से टाइम मिलता है तो सैटरडे संडे को ही कर पाता हूँ ये। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में ये पुस्तकें आपके समक्ष होंगी ज़रूर। कविता सुना रहे थे आप? अब ये नंदलाल गुलाल खेल रहे हैं, उस समय की छटा है। हाँ। कि बिन मौसम को अंधियार भयो, नंदलाल गुलाल उड़ावत हैं, सब मीचत आँखिन गावत, फाग के नाचत ढोल बजावत हैं। कोऊ काहू की काहू से मेल करे, कोऊ काहू की काहू से मेल करे, फिर काहू को रंग लगावत है। होरी के बहाने समाज के बंधन तोरत भेद मिटावत हैं, होरी के बहाने समाज के बंधन तोरत भेद मिटावत हैं। जाकी रंग तरंगनी के बदी के सुर नरमुनि ध्यान लगावत हैं, जाकी रंग तरंगनी के बदी के सुर नरमुनि ध्यान लगावत हैं। जिंदगी भर तब की कौन कहे, कितने ही जन्म बितावत हैं। तब हूँ नंदलाल के वाई गुलाल, बिना ही को तरसावत हैं। यहाँ रोज ही ब्रज की अहिरिनी को, ब्रज नंदन रंग लगावत हैं। नंदलाल गुलाल लगाय के गालन को, ऐसो कछु लाल कियो, काहू साबुन ते भी न फीको परो, सब रे उबटन बेहाल कियो। सब गांव गली की गोपिन को, मन ही मन में खुशहाल कियो। वाके रंग रंगी सब भूले गई, सब रोचित ऐसो निहाल कियो। फिर जब खेल के होरी चले नंदलाल, कालिंदी तीर नहावन को, पहले ते ही ग्वालिनी थी पहुंची, निज अंग को रंग छोड़ावन को।
तुम आओ लला हम देत छोड़ाय, धरो उबटान लगावन को, और जितनो रंग फीको परो तन को, वासे दूजो चढ़ो मन भावन को। क्या बात है। जितनो रंग फीको परो तन को, वासे दूजो चढ़ो मन भावन को। अब देखिए गोकुल में अभी गुलाल की मतलब धूम मची है, अंधेरा सा छा गया है, उसकी एक छटा दे रहा हूँ आपको कि गोकुल में अबीर की धूम मची, सब भेद भी मिटे नर नारी को, सब एक ही रंग में ऐसो रंगे, मुश्किल पहचान बिहारी को। बिहारी मतलब कृष्ण। भर माय के गोपिन सब भटकी, कैसो रंग लगे गिरिधारी को, और विश्वभानु कुमारी गई पहचान, व मोर मुकुट सिरधारी को। क्या बात। कृष्ण के तीनों नाम अलग अलग लिए जा रहे हैं। तू पाय के मानव जोनी जन्म, फिर काहे को रोवत गावत है, काहे आत्म सार विसारी के मोह को, जाल परो घिघियावत है, काहे छोड़ न सबर लोभ उतय, कान्हा की शरण ना आवत है, और ब्रज की रज उत्सव रोज रहे, सब रोज ही होरी मनावत है। क्या बात है। अब एक और लास्ट कर रहा हूँ जी। कि प्रभु के पद पंकज की रज से ब्रज की ऊसर हरियाली हुई, प्रभु के पद पंकज की रज से ब्रज की ऊसर हरियाली हुई, या कतम्ब के कानन फूल खिले, व करील को कुंजन लाली हुई, मन भेद मिटे सब गोपिन ग्वाल को, मन ही मन खुशहाली हुई, और नंदलाल के रंग से जो भी रंगे, नंदलाल के रंग से जो भी रंगे, वाकी होली के संग दिवाली हुई, वाकी होली के संग दिवाली हुई। क्या बात। वाकी होली। तो ये सवैये थे जो कुछ आपको मैंने सुनाया। अद्भुत। तो ऑन दैट नोट, किताब वाला में गणासा गुरु की शपथ, राजकमल से आई ये किताब, 250 रुपये कीमत, कहानियों का संग्रह, और कहानीकार के व्यक्तित्व से कुछ आप वाकिफ़ हो गए होंगे, और इससे आपको ये अंदाज़ा भी लग रहा होगा कि कहानियों में किस तरह के रंग, किस तरह के मोड़ आपको मिल सकते हैं। कुंदन यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और अपने ज्ञान और अपने तजुर्बों से हमें, हमारे दर्शकों को समृद्ध किया। और मैं इंतज़ार करूंगा कि आपकी एक और किताब आए और इसी बहाने फिर से हम लोगों की बैठकी चले। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। किताब वाला में किताबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बाय बाय।